अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, अच्छी खबर भी है, बुरी खबर भी है। अच्छी खबर ये कि फाइनली पहले आप बुरी खबर सुनाएं ताकि अगर मजा किरकिरा हो तो अच्छी खबर हमारे पास हो, टेस्ट बैलेंस करें। बुरी खबर तो ख़वातीन और हज़रात सिंध और बलूचिस्तान से है, जहां पर सैलाब ने तबाही मचा दी है और इस वक्त भी हज़ारों अफराद इमदाद के मुंतज़र हैं जिनकी अभी तक निशानदेही नहीं हो पा रही कि कितने अफराद मुतासर हैं। अच्छी खबर यह है कि फाइनली लॉकडाउन जो है उसको उठा लिया गया है, हर तरह के लॉकडाउन को उठा लिया गया है और कारोबार अब अपने मामूल पर आएगा, जिंदगी अपने मामूल पर आएगी। बहुत सारे लोग इसका बड़े अरसे से इंतजार कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर यह है कि देखिए तमाम तर चीजें, क्योंकि लॉकडाउन लिफ्ट कर लिया गया है तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि लॉकडाउन लिफ्ट करने के साथ क्योंकि कोरोना चला गया था तो आपने एहतियात ज़रूर करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके और हमारी गफलत की वजह से ये सेकंड वेव आ जाए कोरोना की, जो कि ज़्यादा लीथल साबित हो जाए। क्योंकि हमने देखा है कि हमारा हमसाया मुल्क जो है भारत, वो कितने रिपोर्शन जो है वो इसके फेस कर रहा है। बड़ी सीरियस कंडीशन वहाँ पे लोगों के साथ में। ईरान की भी अगर सूरत हाल शफात देखें तो कोई मुख्तलिफ सूरत हाल नहीं है इससे। जी जनाब, आज सदर आसिफ अली जरदारी पे फ़र्द जुर्म होने के हवाले से एक बड़ी अहम समाअत भी होनी है। उसका भी अहवाल हम कोशिश करेंगे कि ज़रा लाइव लें, लेकिन उस सबसे पहले क्या होगा, टॉप स्टोरीज। जी तो टॉप स्टोरीज आपने जानी और सबसे पहले हम बात करेंगे वीकेंड पे जो बारिशें हुई हैं, उन बारिशों के बाद जो सैलाबी सूरत हाल हुई है उस पर बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सिंध और बलूचिस्तान में हालिया तूफ़ानी बारिशों ने बहुत ज़रा और बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। बलूचिस्तान बारिशों से हलाकतों की तादाद 8 हो चुकी है, जबकि मुख्तलिफ अजला में 300 से ज़ायद देहात जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। 15 अजला इससे शदीद मुतासर हुए हैं। कोस्टल हाईवे की बात करें तो कोस्टल हाईवे समेत मुख्तलिफ शाहराहों के बह जाने से जो ज़मीनी राब्ता था जो कि मुनक़ता हो गया था, ये ताहाल जो है ये बरकरार है। N65 कोयटा जैकबाबाद शाहराह पर ब्रिज टूट गया, मुसाफिर सिब्बी स्टेशन पर फंस गए। पीर से सिब्बी और कोयटा के दरमियान शटल ट्रेन चलेगी। शेख रशीद अहमद साहब ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। कोयटा और सिब्बी के दरमियान सुबह 10 बजे एक शटल ट्रेन चलाएंगे कोयटा से और 4 बजे सिब्बी से कोयटा चलाएंगे और ये उस वक्त तक चलाएंगे जब तक के सड़कों का निज़ाम जो है वो बेहतर नहीं हो जाता। पिसनी के नदी नालों में तुगयानी से मकरान कोस्टल हाईवे का एक हिस्सा बह गया। सिटी कौम शहरा, बीबी नानी, गोकरत, पिंजरा पुल पर ट्रैफिक ताहाल बंद है। शदीद मुतासरा इलाकों में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के ज़रिए निकाला जा रहा है। सिंध में भी बारिश के बाद तबाही के मनाजिर देखने में आ रहे हैं, जहां देखने के नदी नालों में तुगयानी आ गई है और पहाड़ों से आने वाले पानी की रेलों के बाइस दादू में 50 से ज़ायद देहात जो हैं वो डूब गए हैं। जो ही की तहसील काचू शदीद मुतासर है। पानी और कीमती सामान भी शफात लोगों का इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। कल ये मनाजिर जो आपके सामने हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये मनाजिर कल सोशल मीडिया पे ज़ेर बहस रहे, सर्कुलेशन में रहे, जिसमें बड़ी तादाद में लाइव स्टॉक इस सैलाबी रेले में बहता देखा जा सकता है और हज़ारों लोग अभी तक इस सैलाबी पानी में महसूर है। काज डैम के हिफाजती बंद में शगाफ पड़ गया है और उसकी वजह से भी करीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने भी मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। आर्मी इंजीनियर्स ने कश्तियों के जरिए सैलाबी पानी में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। कीरथर पहाड़ी सिलसिले में भी बारिशों से नदी नालों में तुगयानी आ गई है और सैलाबी रेला जाम शोरों के इलाके करचात में दाखिल हो गया है। 100 से ज़ायद देहात डूब चुके हैं। कराची में गुज़िश्ता रोज बादल तो नहीं बरसे, लेकिन मुख्तलिफ सड़कों पर आफ्टर माथ देखा गया। बहुत सारी सड़कें, बहुत सारी कॉलोनीज, वहाँ पे गटर उबलते रहे, पानी खड़ा रहा। कुछ कॉजवेज, ख़ास तौर पे EBM कॉजवे और कोरंगी कॉजवे, जो कि दो बड़े अहम कनेक्शन पॉइंट्स हैं, ये दोनों कॉजवेज अभी तक पानी में डूबे हुए हैं। आज सुबह तक की इतलात ये थी कि इनमें अभी तक ट्रैफिक बहाल नहीं हो सका है। वज़ीर बल्दियात और इतलात जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना है कि कराची में नालों पर तजावज़ात सफाई की राह में रुकावट है। नालों पर से तजावज़ात ख़त्म करने की ठान ली है। ग्रीन लाइन की वजह से ज़िला वस्ती में मसाइल बढ़ रहे हैं। क्या कहा मजीद नासिर हुसैन शाह साहब ने, आपको सुनवाते हैं। से ये इश्यूज़ आते हैं, ख़ास तौर पर जो नालों पर इंक्रोचमेंट है और जिनकी वजह से हमें नालों की सफाई करने में भी प्रॉब्लम सामने आता है। असल इशू जो इंक्रोचमेंट के हैं
उनको भी अब हल किया जाएगा। और नॉर्थ का कुछ एरिया, नाज़माबाद का एरिया और फिर केडीए चौरंगी, गनी चौरंगी, नागन चौरंगी, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए ग्रीन लाइन के कॉरिडोर की वजह से। जो इलाके ज़ेर आब आ गए हैं वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ क्या जारी हैं और कहाँ तक पहुँची, इस वाले से तुम अपडेट्स लेंगे ही, लेकिन अभी ज़रा हम नज़र डाल लेते हैं कि वीकेंड पे तो बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं। ये जो हफ्ता आज से शुरू हुआ है, ये हफ्ता कैसा होने जा रहा है बहुत सारे शहरों के लिए, तो हम रुख करते हैं मौसमियाती बाबा की जानिब। जी शफात साहब, मौसमियाती बाबा साहब, ये जो बारिशें कल हुई हैं ये क्या दोबारा रिपीट होने के चांसेस हैं? फिलहाल सिंध के तो साहिली इलाके महफूज हैं, बलूचिस्तान के भी साहिली इलाके महफूज हैं, लेकिन पंजाब के शुमाली इलाकों में यानी कि सियालकोट से लेके इस्लामाबाद तक हम देख सकते हैं कि एक काफ़ी ज़्यादा हवा का एक कम दबाव जो है वो मौजूद है। बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो बलूचिस्तान में भी थ्रू आउट बलूचिस्तान साहिली इलाकों को छोड़ के हवा का कम दबाव मौजूद है और इम्प्लीकेट कर रहा है कि अभी बारिशों का सिलसिला थमा नहीं है, हल्की फुल्की बारिश जारी रहेगी, लेकिन ये हल्की फुल्की बारिश भी आजकल के हालात में काफ़ी संजीदा नौयत की हो सकती है। भारतीय सूबे राजस्थान में हवा का कम दबाव मौजूद है जो बड़ी तेज़ी से जनूबी पंजाब की तरफ बढ़ रहा है। और अगर बात की जाए कि बारिशों का आइंदा आने वाले चंद दिनों में क्या सिलसिला होगा, तो उसमें भी शुमाली पंजाब में, पाकिस्तान के शुमाली पंजाब में काफ़ी ज़्यादा डेंस क्लाउड्स देखे जा सकते हैं, जिससे लगता ये है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में जो बारिश की सूरत हाल है वो एग्रेसिव होने वाली है। हम अगर स्पेसिफिकली बात करें तो इस वक्त जो शुमाली पंजाब का में जो बारिश बरसाने का सिलसिला मौजूद है ये आइंदा 2 रोज़ तक मौजूद रहेगा। कुछ ज़्यादा नुकसान का अंदेशा नहीं है इन बारिशों की वजह से, लेकिन फिर भी एहतियात बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बारिशें अर्बन फ्लडिंग का खतरा ज़रूर पैदा कर सकती हैं। शफात, और इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल होगी? वेल इस वक्त जो हमने बताया भी कि जैसे महकमा मौसमियात ने जो इस सिस्टम की निशानदेही की है, ये सिस्टम फैल रहा है और जो ग्राफ्स जनरेट हो रहे हैं उनके मुताबिक भी ये जो फोरकास्ट है वो यही बता रहा है कि ये जो सिलसिला है आइंदा आने वाले चंद रोज़ में मज़ीद फैलेगा, जिसका मतलब यही है कि जनाब मोहतात रहने की ज़रूरत है। बारिशों का सिलसिला एग्रेसिव नहीं है लेकिन गैर मामूली है, इसके ऊपर बहरहाल मोहतात रहने की ज़रूरत है। सही, थैंक यू सो मच जी। शफात ने बता दिया कि एग्जैक्टली सूरत हाल क्या है। और अभी बारिशें क्योंकि हो रही हैं इस्लामाबाद में और उससे आगे जो पट्टी हमने देखा है कि मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, इसी वजह से शफात जब से ये लॉकडाउन जो है ये उठा, हमने देखा कि 2.5 लाख के करीब जो तकरीबन सयाह हैं वो नारायण का आगान कर रुख कर लिया। और कल हमने देखा कि फुटेजेस भी हमारे सामने आ रही थी, वीडियोज़ हमारे सामने आई थी, जहाँ पर हमने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पर मतलब गाड़ियाँ हैं और वहाँ पर ट्रैफिक जैम है और बड़ी मुश्किलात का लोगों को सामना, क्योंकि लोग कई घंटे जो हैं वो इन ट्रैक पर फंसे रहे। अच्छा, अगर शफात हम बलूचिस्तान के वाले से बात करें, क्योंकि बलूचिस्तान ने इन बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, बहुत ज़्यादा अज़ला जो है, देहात जो है वो टूट भी गए, तो वहाँ पे इमदादी सरगर्मियाँ क्या जारी है जानेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया लियाकत साहब आपका कि आपने में वक्त दिया। लियाकत साहब ये बताइएगा कि बलूचिस्तान में बारिशों ने जो तबाही मचाई है, इसके बाद वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों की क्या सूरत हाल है और कितने अज़ला ऐसे हैं जो कि डूब चुके हैं? जी 15 अजला जो है बलूचिस्तान के बारिशों से मुतासिर हुए हैं और पहले ही फोरकास्ट भी थी और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने पहले ही टीमें जो है तश्कील दे दिए थे। हमारे जो PDMA के डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको डायरेक्शन जारी कर दिए गए थे। हमारी अपनी तौर पे तैयारियां किसी हद तक मुकम्मल थी और यही वजह है कि इतनी हैवी रेनफॉल के बाद कि कुछ अजला में 278 मिलीमीटर तक की बारिशें हुई। उसके बावजूद भी जो सूरत हाल है उसको हमने फौरी तौर पे काबू किया, कंट्रोल किया। लेकिन चूंकि बलूचिस्तान जो है जियोग्राफिकली आधा पाकिस्तान है, दूर दराज के एरियाज़ हैं, नॉर्मल हालत में भी एक्सेस जो है वहाँ पर इतना आसान नहीं होता, कुजा ये कि फिर हैवी रेनफॉल हो। तो उस सूरत हाल के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी कोशिश की कि किसी बड़े नुकसान से बलूचिस्तान को बचाया जा सके। ख़ुसूसन हमारा फोकस ये रहा कि ह्यूमन कोई लॉस ना हो, इंसानी ज़िंदगी जो है वो सबसे ज़्यादा कीमती है। गो के अब तक जो है 8 अफराद इसमें जांबक हुए हैं और 17 इंजर्ड हुए हैं, लेकिन 300 के करीब लोगों को फौरी तौर पे मुख्तलिफ एरियाज में हमने रेस्क्यू किया है। जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है क्या ये मुकम्मल हो गया है या ये ऑनगोइंग प्रोसेस है? एक्सेस किया जा सके, लेकिन बारिशों की वजह से हेली ऑपरेट होना मुश्किल हो रहा था, तो फिर बोट्स के ज़रिए
हमने लोगों से रब्ता किया, उनको राशन फराम किए, टेंट्स फराम किए। 33 करोड़ रुपए फौरी तौर पे कल गवर्नमेंट ने जो PDMA के हमारे जो बजट का है उसका 25% रिलीज़ किया गया। फिर डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स के डिस्पोजल पे भी पैसे रिलीज़ किए गए, सामान पहुंचाया गया। तो कुछ हमारे ब्रिजेस हैं, 2 ब्रिजेस वो मुकम्मल कोलैप्स हो गया है, उसकी वजह से ट्रैफिक मुअत्तल हुआ। छोटी बड़ी शाहराहों में शगाफ पड़ने की वजह से टेम्परेरी कुछ एरियाज में ट्रैफिक मुअत्तल जिन रही, लेकिन एरियाज में हालात ख़राब है उनकी निशानदेही कर रहे थे लियाकत शाहवानी साहब। बहुत शुक्रिया जी हमें वक्त देने के लिए। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत हमारे इस बल के साथ ही रहिएगा। हम सिंध की भी ज़रा सूरत हाल देख लेते हैं। हमारे साथ लाला असद पठान ब्यूरो चीफ सक्कर मौजूद हैं, उनसे ज़रा सूरत हाल जानते हैं कि इस वक्त इंटीरियर सिंध की क्या सूरत हाल है बारिशों के इस बड़े स्पेल के बाद से। लाला मुझे बताइएगा इस वक्त कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां इमदाद पहुंच चुकी है और कितने ऐसे इलाके हैं जहां अभी तक इमदाद नहीं पहुंची? देखिए शफकात, सबसे ज्यादा जो सिंध में अफेक्ट किया है बरसात ने वो किया है डिस्ट्रिक्ट दादू को, और दादू से मुंसलिक जो पहाड़ी सिलसिला है जो बलूचिस्तान से मुंसलिक होता है, और वहाँ से ही जो गाज नदी है उसमें बहुत बड़ी तबाही आई, उसी ने ही ज्यादा डैमेज किया है। और वो पूरे के पूरे इलाके में जो गांव देहात छोटे मोटे जो इलाके थे उनको वहाँ पर वो सैलाबी पानी बहा के अपने साथ ले गया है और बहुत ज्यादा नुकसान किया है। और इसलिए ज्यादा फोकस करने की फेडरल गवर्नमेंट को और सूबाई गवर्नमेंट को जो ज्यादा फोकस करना है सैलाब के हवाले से वो डिस्ट्रिक्ट दादू में ज्यादा करना है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट दादू ज्यादा मुतासर हुआ है। बाकी मजबूरी अगर सिंध की बात की जाए तो मजबूरी सिंध में जो बरसातों ने जो पोजीशन वहाँ पर अख्तियार की है तो उसमें कई इलाकों में पानी खड़ा हुआ है, कई इलाकों में पानी नहीं खड़ा हुआ है, कहीं पर अच्छी मैनेजमेंट की गई तो शहरों से पानी निकाल लिया गया है, बाकी इलाकों में कहीं न कहीं पानी खड़ा नजर आता है, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगा वहाँ से। मगर जो सबसे ज्यादा जो मुतासर हुआ है, जो एक बहुत बड़ी सैलाबी सूरत हाल इख्तियार हुई है, वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट दादू में हुई है, और जो ही साल का है वो ज्यादा दादू ने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया। अच्छा लाला ये बताइएगा, जैसे अभी लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो बता रहे थे कि बलूचिस्तान में तो 8 अफराद जो हैं वो जामा हो चुके हैं सैलाबी रैली की वजह से। सिंध की क्या सूरत हाल है, इंटीरियर सिंध की क्या सूरत हाल है इस हवाले से? देखिए 3 से 4 लोगों के जो है वो इतला आई है कि वहाँ पर जो जिनमें बच्चे और खवातीन हैं वो जहाँ बहक हुई हैं। इससे ज्यादा की फिगर अभी तक सरकारी तौर पर मौसूल नहीं हुई है, सरकारी तौर पर यही कंफर्म किया गया है। मगर उसके अलावा जो माली नुकसान है वो बहुत ज्यादा हुआ है, यानी घर बहुत ज्यादा डैमेज हुए हैं, जानवर बहुत ज्यादा जो लोगों के देहातों में थे वो उसमें पानी में बह गए, सामान बह गया है, और चीजें बहुत ज्यादा जो उनके घरों में चीज थी वो बह गई है, क्योंकि पानी जैसे आना शुरू हुआ तो वहां से लोगों ने तो नकल मकानी शुरू कर दी, या कुछ लोग दरख्तों पे चढ़ गए या ऊंचे मुकामात पे चले गए, मगर वो अपने माल को और सामान को और खास करके जानवरों को इनको वो बचा नहीं सके, जिसकी वजह से उनको माली तौर पे बहुत तो ज्यादा अभी तक कोई एस्टिमेट हो पाया है कि कितना लाइव स्टॉक का नुकसान हुआ है? देखिए जी, सिंध गवर्नमेंट के और फेडरल गवर्नमेंट के वहाँ पर लोग आए हुए हैं, वो काम कर रहे हैं वहाँ पर, उसका एक तखमीना लगाया जा रहा है। तखमीना लगाने के बाद शायद फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से लोकल लोगों के लिए रिलीफ का ऐलान किया जाएगा, मगर वो जितना जल्द किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो बाहर खुले आसमान के तले जिंदगी बसर कर रहे हैं, और उनको वो प्रॉपर वो अकोमोडेशन नहीं दी गई है इस तरह सैलाबी सूरत हाल में दी जानी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं हुई है वहाँ पर, जबकि पानी कोई एस्टिमेशन नहीं की गई है, और सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फौरन इस एस्टिमेशन को ऐलान करें। शाहवानी साहब यही सवाल आपके पास लेके आऊँगा, लाइव स्टॉक बहुत सारे लोगों का बलूचिस्तान में वाहिद सोर्स ऑफ अर्निंग होता है, तो क्या इस हवाले से अभी तक कोई एस्टिमेशन की जा सकी है कि कितना नुकसान हुआ है लाइव स्टॉक के हवाले से? जी नुकसान तो बहुत हुआ है, सैलाब की रौ में जो है बहुत सारा लाइव स्टॉक जो है वो बह गया है, और कच्चे मकानात को नुकसान हुआ है, और इसी तरह बलूचिस्तान में लाइव स्टॉक के साथ साथ जो दूसरा गुजर बसर है, और ख़ुसूसन जो बैड नुकसान जिसमें ज़्यादा हुआ है, जलमक्सी, कच्ची, बोलान, ये हमारे जो है ज़रूरी एरियाज़ हैं, यहाँ पे कुछ फसलों को नुकसान हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे फसलें हैं जो महीने बाद अगर खुदा न ख्वास्ता ये बारिशें तेज़ हो जाएँ तो नुकसान हो सकता है। अब कुछ बच गए हैं, लेकिन चूंकि हमारा पहला फोकस ये रहा कि सबसे पहले इंसानी जान, उसकी कीमत हमारे लिए बहर सूरत वो बहुत ज़्यादा है, तो फोकस ये रहा कि इंसानी जो जान है उनको नुकसान ना हो। जहाँ फोकस हमने पहले उनकी रेस्क्यू पे किया, उनको बचाने पे किया, उनकी ख्यालदारी पे किया, लेकिन अब हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि लाइव स्टॉक को कितना नुकसान हुआ है, फसलों को कितना नुकसान हुआ है, मकानात 142 फैमिलीज़ तो मैंने जिक्र किया कि
वो तखमीना हमारे पास आ गया है। आज वज़ीर आला साहब एरियल सर्वे भी करेंगे और वो जायजा लेंगे उस तमाम सूरत-ए-हाल का। सही, अच्छा क्विकली शिवानी साहब मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि जो बहुत अहम सी शहरें ऐसी हैं, अगर मकरान कोस्टल हाईवे की बात करें तो उसका भी एक हिस्सा बह गया है, उसकी वजह से ज़मीनी राब्ता जो है वो भी मुनक़ता हो गया है, तो इसकी क्या सूरत हाल है और ये कब तक इसको सही कर लिया जाएगा? देखिए, कोस्टल हाईवे पे जो है परसों रात ही पदोक के मकाम पे ये पसनी से 43 किलोमीटर दूर एरिया है, वहाँ पर शगाफ पड़ गया था रोड में। फिर NHA और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, पाक आर्मी का उसमें हमें ताउन रहा, वो हमने रेस्टोर कर लिया है। लेकिन पूरा कोस्टल हाईवे इसलिए नहीं खोला कि मुख्तलिफ एरियाज़ में अभी भी शगाफ है। इसके अलावा जो मेन बीबी नारी का ब्रिज है और पिंजरा पुल, ये N65 है जो कोयटा, सिब्बी और जैकबाबाद को कनेक्ट करता है। तो रात गए तक हमने एक ब्रिज तो टेम्परेरी रेस्टोर कर लिया, लेकिन पिंजरा पुल बहाल नहीं हो सका, तो मुकम्मल ट्रैफिक के लिए अब तक उसको भी नहीं खोल सके हैं। बहुत शुक्रिया जी, दुआ यही है और उम्मीद यही है कि जल्द अज जल्द क्योंकि जो काम है ये जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिए जाएँ, ताकि जो यहाँ पे रहने वाले जो लोग जिन्होंने ऑलरेडी इन तूफ़ानी बारिशों की वजह से शफात उनका बहुत ज़्यादा माली और जानी नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं इनको रिलीफ मिले। मदिया, अंदरून सिंध में लाइव स्टॉक ही बल्कि इनफैक्ट तमाम देहाती इलाकों में लाइव स्टॉक जो है वो लाइफ लाइन होती है, सारी जमा पूंजी शफात उनकी वही होती है। एक्जैक्टली जी। और किस तरीके से बह रहे थे हमारे आंखों के सामने, हमने मंजर आपके सामने शेयर किए थे कि ये पानी का रैला जैसे जैसे गुजर रहा था तो लोगों की जो मवेशी थे वो किस तरीके से उसमें बहते हुए जा रहे थे। जनाब, इस दफ़ा जब कराची में बारिश हुई तो कराची में नॉर्मली जब बारिश होती है तो हम देखते हैं कि बिजली चली जाती है और ये हमारा जो है हम ये बात करते रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा बलूचिस्तान को पूरे गैस फराम करने वाली 3 में से 2 लाइनें बारिश के बायस शदीद मुतासर हुई। और तर्जुमान सुई सदर्न गैस कंपनी का कहना है कि बीबी नानी के करीब टूटी पाइपलाइन के बायस गैस की फराहमी मुअत्तल है। सिब्बी और कोयटा को जाने वाली सड़क भी टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से टीम भेजने में दुश्वारी का सामना है। ज़मीनी राब्ता बहाल होते ही मरम्मत के लिए टीम भी भेज दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं जनाब और बात करते हैं कि जब बारिशें हुई कराची में तो जब एक तरफ कराची वाले मुश्किल में थे, वज़ीर आज़म को मदाखलत करना पड़ी। और ये मामूली बात नहीं है, ये ऐसा हम नहीं कह रहे, ये जनाब वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऑपरेशन क्लीनअप की हिदायत की है, इसलिए कराची जाना चाहते हैं। ज़्यादातर शहरों के अंदर 2 पार्टी का आपस में मुकाबला होता है। कराची एक ऐसी जगह है जहाँ 3 पार्टीज हैं। वज़ीर आज़म जो हैं वो ज़ाहिर है बतौर वज़ीर आज़म जा रहे हैं, तो वो वहाँ पे कोई पार्टी पॉलिटिक्स तो नहीं करने के लिए जा रहे। कराची एक मुश्किल में नज़र आ रहा था। आप तमाम लोग जो कराची से वाबस्ता हैं उनको पता है कि जो कराची के साथ हुआ जब ज़रा सी बारिशें हुई वहाँ पर, और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि सूबाई हुकूमत ने बेयार व मददगार छोड़ दिया है। फिर वज़ीर आज़म को इंटरवेंशन करनी पड़ी। एक नॉर्मल कदम नहीं है। 6 दफ़ा हुकूमत बना चुकी है पीपल्स पार्टी, और उसके बाद नालियाँ साफ करने के लिए इमरान खान को वफाकी इदारे की मुदाखलत की जरूरत पड़ रही है। जाहिर है उन्होंने ऑपरेशन वहाँ पे क्लीनअप का जो है उसका भी ऑर्डर किया है, तो वो जाना भी चाहते हैं कराची। अब जरा हालिया बारिशों पर कलेक्टर की परफॉर्मेंस के हवाले से बात भी कर लेते हैं। कलेक्टर की गफलत से एक और शहरी जाँ बहक हो गया। औरंगी टाउन का रहायशी शख्स करंट लगने से जाँ बहक हो गया। 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन घर की छत से गुजर रही थी और अहले खाना के मुताबिक इलेक्ट्रिक अमला आया जरूर, लेकिन खतरनाक तारों का मसला हल किए बगैर ही वीडियो बनाकर वहां से वापस चला गया। आपने देखी है इन तारों में करंट आ रहा है 11,000 वोल्ट। तो हमारा भाई अपनी छत पे गया, छत की सफाई करने के लिए। उसकी कमरे में पानी बह रहा था, तो जब वो सफाई करने के लिए गया तो उसको 3 फुट दूर से बिजली ने खींच लिया, और खींचने के बाद जब उसको करंट लगा तकरीबन 2-4 सेकंड वो उसमें लगा रहा। लगने के बाद वो जब नीचे गिरा तो उसकी डेथ हो गई। कि इलेक्ट्रिक कोई काम नहीं कर रही है। जब बिल आता है 1 महीना बिल नहीं भरो तो लाइट काटने के लिए आ जाते हैं वो लोग। और अब ये आप बताइए, इस काम के लिए बुला रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं। सुबह एक मरतबा आए, सिर्फ फोटोज ली और उसके बाद दोबारा नहीं आए। तो जनाब आपको ये भी बताते चले कि कराची के वो इलाके जो पिछली बारिश में ज़्यादा खबरों में रहे, वो इन बारिशों में भी उतनी ही ज़्यादा खबरों में रहे। और गुलिस्तान जौहर का इलाका जो कि जहाँ पे पिछले इस बार हमने देखा था कि जब बारिशें हुई थी तो गलियों में गाड़ियाँ तैर रही थीं, इस बार बारिशों के बाद अपग्रेड हुआ है जी, और अब वो पूरे का पूरा एक जौहर में तब्दील हो गया।
क्या बात है, क्या बात है। और ये लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना यहाँ पे मज़ीद पैदा हो गया है। जगह जगह के उबलते गटर, बारिश का पानी और कचरा अब गुलिस्तान जौहर की पहचान बनकर रह गया है। इसी वाले से मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं गुलिस्तान जौहर। जौहर कैसे बना, फैजुल्ला। बारिश शहरियों के लिए अजियत और इम्तिहान बन जाती है। ऐसी ही कैफियत से आजकल वजीर आजम के हल्के के बासी गुलिस्तान जौहर वाले गुजर रहे हैं। टूटी सड़कें, नाले और कचरे के ढेर के साथ रहने पर मजबूर यहाँ के रिहायशी हुक्मरानों से सवाल करते हैं कि उनके दिन कब बदलेंगे। मैंने तो पर्सनली प्राइम मिनिस्टर सिटीजन पोर्टल पे भी 18 में भी लिखा था और अभी फिर रिसेंटली पिछले महीने भी मैंने इसमें किया है, लेकिन कोई सुनवाई हो नहीं रही है किसी जगह पे हमारी। 70 साल में जिन लीडरों ने हमें गटर नहीं सही करके दिए, वो आगे हमें और क्या सही करके देंगे। गुलिस्तान जौहर के पार्क्स में गटर का पानी है, जबकि इलाके के बीचों बीच गुजरते नाली की दीवार बारिशों के बाद गिर चुकी है। जगह जगह गंदा पानी झील की सूरत में मौजूद है। बिल्डिंगें टूट टूट के ऊपर से गिर रही हैं। ये बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है और आप समझते हैं कि समझें कि एक लगता है कि कोई कच्ची आबादी, ये पानी खुद ही खुश हो जाता हो जाए, वरना कंट्रोलमेंट वाले आके इधर कोई कुछ नहीं करते। गुलिस्तान जौहर वाले तवक्को किए बैठे हैं कि वजीर आजम उनकी हालत जार का नोटिस लेकर हालात में बेहतरी लाएंगे। एक जमाने में गुलिस्तान जौहर की सफाई सुथराई और खूबसूरत पार्क्स की मिसालें दी जाती थी, मगर वो माजी था। हाल और मुस्तकबिल में तो सिवाय गंदगी के ढेर के कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कैमरामैन मुस्तंसर हुसैन दानिश के साथ फैजुल्ला खान, ARY न्यूज़, कराची। यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी आपको बताएं कि पंजाब में लॉकडाउन के खात्मे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक शादी हॉल्स के अलावा कारोबारी मराकज़ खोल दिए गए हैं। SOPs पर अमल दरामद की पाबंदी होगी। इस हवाले से हसन हफीज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन, बताइएगा क्या कुछ है इस नोटिफिकेशन में मजीद? बिल्कुल शिफात, आज 10 अगस्त है और आज से हुकूमत पंजाब ने लॉकडाउन सूबे भर में ख़त्म कर दिया है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और NCOC और वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सेक्रेटरी हेल्थ केयर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर मोहम्मद उस्मान की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसके मुताबिक शादी हॉल्स के अलावा तमाम कारोबारी मराकज़ आज से खोल दिए गए हैं। मजहबी इज्तिमात मुतल्लिका इंतजामिया की इजाज़त और SOPs पर अमल दरामद से मशरूत होंगे। और इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि तमाम कारोबारी मराकज़ SOPs पर अमल दरामद करने के पाबंद होंगे। तमाम किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक चल सकेंगी। कारोबार के औकातकार और हफ्तावार छुट्टियां कोरोना वायरस से पहले वाले मामूल के मुताबिक होंगे। और खतरा, जबकि उनका कहना है कि खतरा अभी टला नहीं है। आवाम से गुजारिश है कि एहतियात करें और हर लिहाज से SOPs पर अमल दरामद करें। गुज़िश्ता रोज सिनेमा हॉल्स और थिएटर्स का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अगले माह जो है वो स्कूल के एक बात तो बताएं, इससे पहले हमने देखा कि शादी हॉल्स के हवाले से भी कहा गया था कि शादी हॉल्स पे भी जो पाबंदी है वो उसको भी लिफ्ट कर ली जाएगी, लेकिन समहाउ अब जो नोटिफिकेशन सामने आया है उसमें शादी हॉल्स का तस्करा नहीं किया गया, तो ये एकदम क्या रीजन बनी? बंदिहा, इसमें शादी हॉल एसोसिएशन की तरफ से मुतादिद बार हुकूमत से मीटिंग्स हुई है, जिसके बाद उन्होंने ये कहा था कि शादी हॉल खोलना मुनासिब नहीं है। वहाँ पे गैदरिंग बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती है और वहाँ कोरोना वायरस जो कि अभी ख़त्म नहीं हुआ तो फैलने का ज़्यादा खदशा है। लेकिन उसको खोलेंगे ज़रूर, लेकिन वो सितंबर में खोले जाएंगे, जिस पर एहतजाज भी हुए। लेकिन अब फैसला ये हुआ है कि शादी हॉल्स अगले माह खोले जाएंगे और स्कूल जो है बच्चों के 15 सितंबर से। यानी एक चीज़ मुझे बताइएगा, ये सिनेमा हॉल्स के हवाले से जो बात हुई है कि ये 40% कैपेसिटी पे चलेंगे, तो कोई मामला रखा गया है कि कितनी सीट्स का फासला होना चाहिए एक व्यूअर और दूसरे व्यूअर के दरमियान? देखिए शफात, जिस तरह से 40% जो कैपेसिटी है उस हिसाब से देखा जाए तो अगर एक हॉल में 100 सीटें हैं तो 40 लोग बैठेंगे, एक सीट छोड़कर एक सीट पर बैठा जाएगा। ये वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का उसको फॉलो करना बड़ा ज़रूरी होगा। साथ ही साथ वहाँ पर SOPs बताए गए हैं कि डिसइंफेक्ट किया जाएगा, सीट्स में जो कारपेट्स वगैरह नहीं यूज़ किए जाएंगे। ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया हसन हफीज़ हमें इस हवाले से आगाही फराहम करने के लिए। और जनाब, पंजाब में ऑफिशियली अब लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है, सिवाय शादी हॉल्स के तमाम कारोबार खोल दिए गए हैं। बिल्कुल शफात। और मुल्क में जहाँ पर देखा जाए तो कोरोना की वबा पर अब काबू एक तरह से पा लिया गया है, लेकिन आप लोगों ने फिर भी मोहतात रहना है।
और इसके बाद ज़िंदगी मामूल पर भी आ रही है। और जैसे कि आपने देखा कि पंजाब में भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आज से जो दीगर सूबे हैं वहाँ पर भी कारोबार मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। वो रेस्टोरेंट्स हों, थिएटर्स हों, सैलून्स हों, ट्रांसपोर्ट हो, इन पर भी जो पाबंदियाँ लगाई गई थी वो भी पाबंदियाँ अब शफात उठा ली गई हैं। इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की आपके साथ शेयर करते हैं जनाब। इसी हवाले से सिंध के सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सईद साहब वक्त देने के लिए। आज से स्मार्ट लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, पंजाब ने तो पॉलिसी दे दी है, सिंध क्या करने जा रहा है? हम बार बार कह चुके हैं कि कोविड के हवाले से जो भी फैसले हैं वो हमारी कोशिश होती है कि एनसीसी और एनसीओसी की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें हो और सिंध हुकूमत उन पर अमल दरामद करे। तो जो फैसले लास्ट एनसीसी की मीटिंग इस्लामाबाद में भी हुई थी तो कुछ रोज़ कबल, उसमें ये फैसला हुआ कि वो तमाम चीज़ें जो अभी तक बंद हैं, जो बिजनेस अभी तक बंद हैं, उनको खोल दिया जाएगा और सिवाय तालीमी इदारों के और जो मैरिज हॉल्स हैं उनके लिए 15 सितंबर की डेट रखी गई है। बाकी तमाम चीज़ों पर खोल दिया गया है और उनके लिए SOPs हैं। जहाँ तक नोटिफिकेशन की बात है वो आज मेरा ख्याल है अब तो जारी हो गया, इसी में जारी हो जाए। अच्छा सईद साहब, ये कहेगा कि मार्केटें और दुकानें खोलने के औकात क्या होंगे, क्या इसमें कोई तब्दीली होगी? जो बाज़ार पहले से खुले थे उनके टाइमिंग्स जो पहले तय हुए थे वो सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक के थे। उसमें इजाफा करके उनको 8 बजे तक किया जा रहा है सुबह सिंध में, और खोलने का टाइम 6 बजे का है, लेकिन नॉर्मली लोग 6 बजे खोलते नहीं है, लेकिन इजाज़त उनको बहरहाल हासिल है। जो रेस्टोरेंट्स और कैफ़े हैं उनके लिए 10 बजे का टाइम रखा गया है कि वो 10 बजे तक खोल सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी SOPs हैं, शराइत हैं। जो उनकी कैपेसिटी है लोगों की बैठने की उसको वो 50% पे यूज़ करेंगे। जो लोग बैठेंगे उनके अंदर डिस्टेंसिंग होगी, वो चीज़ें जो तफसील से बता दी जाएंगी। मुझे बताइए कि शादी हॉल्स और तालीमी इदारे ये तो 15 सितंबर तक अब बंद हैं, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल जो हैं उन्होंने तो 15 अगस्त की जो है हमें डेडलाइन दे दी है। हमारे साथ भी जब मौजूद थे तो उन्होंने बड़ा एग्रेसिवली अपने इस बात पे जो है उसको इंडोर्स किया कि जी हम 15 अगस्त से तालीमी इदारे खोल रहे हैं। तो क्या सिंध हुकूमत अब अपने फैसले पे नज़रसानी करेगी या तालीमी इदारे अपने फैसले पे नज़रसानी करेंगे? नहीं, देखें ये बात अभी से नहीं, समझता हूँ कि शायद महीना भर पहले तय हुई थी और तमाम सूबाई हुकूमतों और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो मीटिंग्स होती हैं जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर्स होते हैं, दीगर लोग भी उसमें होते हैं, वहाँ ही 15 सितंबर की डेट तय हुई थी। और ये भी ज़रूर तय हुआ है कि हम 7 सितंबर को दोबारा बैठेंगे और उस वक्त के जो हालात होंगे उस पर गौर करेंगे। और अल्लाह ने चाहा कि जिस तरह आज मुल्क की सूरत हाल है इसी तरह अगर हालात रहते हैं तो 15 सितंबर से तालीमी इदारों को भी खोल दिया जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ अल्लाह करे कि हालात ऐसे रहें, लेकिन खुदा न खास्ता अगर सूरत हाल ख़राब होती है तो इस बात का इम्कान भी है कि हम शायद 15 सितंबर को इसको ना भी खोलें। जहाँ तक प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट की जो डिमांड है या उनका जो मुतालबा है उसकी बात है, हमें उनके इश्यूज़ का एहसास है, वो मुश्किल में हैं, उनके स्कूल्स बंद हो रहे हैं काफ़ी सारे, उनके फाइनेंसिस का बड़ा प्रॉब्लम है। और इसी बिना पर मैंने जो मीटिंग हुई थी शफकत महमूद साहब के साथ उसमें ये तजवीज़ रखी थी कि तमाम प्राइवेट छोटे स्कूल्स को हुकूमत स्टेट बैंक के ज़रिए कुछ ऐसे कर्ज़े फराहम करे, या तो वो बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री हों या फिर अगर उनके ऊपर नॉमिनल सा इंटरेस्ट हो तो वो हुकूमत खुद बेयर कर ले और वो पे करे। तो अगर उस पर वो हो जाता है तो इनका मसला हल हो जाएगा। लेकिन एक बात समझनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों पर किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना, और दुनिया में कई मिसालें ऐसी मौजूद है जहाँ पर स्कूल खोले गए तो वहाँ स्कूलों में भी ये कोरोना वायरस फैला है और वो स्कूल दोबारा बंद करने पड़ गए। तो हम कोई ऐसा काम ना से हम अपने बच्चों को रिस्क में डालें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि किस तरह से जो है प्राइवेट स्कूल्स के इनके जो मुतालबात उनका एहसास है, लेकिन कुछ मेरे ख्याल में गिव एंड टेक होना चाहिए और कुछ ज़रा सेटलमेंट आनी चाहिए। बिल्कुल शफात, इसमें प्राइवेट स्कूल्स को भी देखना चाहिए कि जिस चीज़ का इतना ख्याल रखा ऐसा ना हो कि अगर वो फ़ौरन अगर स्कूल्स खोल देंगे तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। खैर जी, इसी वाले से मार्केट्स क्योंकि खुल रही है तो इसी वाले से मजीद बात करेंगे। ऑल कराची ताज इत्तेहाद एसोसिएशन के फूड कंपनी के चेयरमैन सईद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अब जो रेस्टोरेंट्स हैं वो भी खुल जाएंगे तो उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। सईद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो तो खत्म हो गया है, लेकिन तिब्बी माहिरीन अभी भी ये कह रहे हैं कि जी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जब रेस्टोरेंट्स खुलेंगे तो ऑफकोर्स लोग यहाँ पर आएंगे, गहमा गहमी भी होगी जैसे पहले होती थी, और लोग काफ़ी ऐसे घरों में भी बैठे। SOPs आपने इस हवाले से क्या तैयार किया वैसे? और सुबह बखैर मदिया, बहुत बहुत शुक्रिया एयरवाई न्यूज़ का
कि आपने हमें ऑन एयर लिया, और हम और उससे ज़्यादा शुक्रिया हमारे सिंध गवर्नमेंट का, जैसे कि भी हमारे मिनिस्टर साहब सईद गनी साहब फरमा रहे थे कि इनकी काविश और मेहनत होगी। अल्लाह ताला ने आज तकरीबन लॉकडाउन ख़त्म ही हो गया एक तरह से, और रेस्टोरेंट जो है वो क्या क्या ओपन हो गए। तो बिल्कुल ठीक है, कोरोना का ख़तरा अभी बाकी है, सही फरमा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसमें हम जो सिंध हमारी जो गवर्नमेंट है और जो हमें SOPs देगी उस SOPs के मुताबिक इंशाल्लाह अमल करेंगे। जिस तरीके से अभी कहा गया कि 50% डिस्टेंसिंग हो, तो हमने पहले से ही ये सारी तैयारियां करके रखी हुई हैं। डिस्टेंसिंग भी यानी अपनी सीट्स को जो है, कैपेसिटी को जो है वो कम कर दिया है ताकि ज़्यादा क्राउड ना बढ़े, और पहले से ही जो है वो मास्क और सैनिटाइज़र वगैरह का हम लोगों ने इंतज़ाम करके रखा है इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह के सही तरीके से, पूरी तरीके से इस पर अमल करेंगे। सईद साहब, लोगों को एक डर लगा हुआ है, वो कह रहे हैं ये ना हो कि यार आप अपनी सिटिंग कैपेसिटी कम कर दें और चीज़ों के नर्ख बढ़ा दें, उनकी प्राइसेस जो हैं फूड की बढ़ जाएं। कोई ऐसी कोई भी बात ज़ेर बहस तो नहीं है अभी? नहीं सर, सच कुछ भी नहीं है। ये तो एक अल्लाह ताला की तरफ से था, समझे ना, और इंशाल्लाह कीमतें वही रहेंगी, और अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला खूब बरकत देगा जी। बरकत वाला काम है, इसमें कोई मसला नहीं है। और पब्लिक से कहें कि घबराए नहीं, बस बिल्कुल आप दिल खोल के आए इंशाल्लाह। और अगर किसी के पास ऐसा मसला है, फैमिली के साथ आके एंजॉय करना चाहता है, तो जो देगा वो हम रख लेंगे उसके लिए। क्या बात है जी, बड़ी तैयारी। सईद कुरैशी साहब भी बड़े खुश लग रहे हैं क्योंकि बहुत अरसे बाद जो है ये लॉकडाउन लिफ्ट किया गया है और काफ़ी ज़्यादा लोगों का रोज़गार इससे जो मुतासर हुआ था, तो अच्छी खबर है लॉकडाउन उठ गया है। बहुत शुक्रिया जी, सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे। शफात, रेस्टोरेंट्स भी खुल गए हैं, सयाहती मकामात भी खुल गए, और आपने देखा है लोगों ने कैसा धावा बोल रहे नारायण का। जी जनाब, बिल्कुल। जुमे के रोज़ जैसे ही पाबंदी उठी है उसके फ़ौरन बाद लोग जो हैं वो सयाहती मकामात पर टूट पड़े हैं, और शहरियों ने मरी, नथिया गली, अयूबिया, नारायण कागान, वहाँ पे एक ट्रैफिक के हमने देखा लंबी लंबी कतारें मौजूद थीं, और लोग जो हैं वो बहुत मतलब जो है ना, जिसे कहते हैं ना, मनचले सड़कों पे निकल आए बगैर मास्क के। शफात, जरा मैं चाहूंगी जरा दोबारा ये देखिए, मतलब फैमिली जहाँ पर मौजूद है एंजॉय कर रही है, लेकिन मास्क नहीं किसी ने पहना हुआ। मैं वाकई पता है बड़ी संजीदगी से मुझे लगता है कि ये कोरोना ही है जिसने हम पे रहम खा लिया, वरना हमने कोई ये आप हालात देखिए, मतलब इतना रश है, कैसे होगा भाई। वैसे अच्छी बात यह है लोगों का जो है ना कॉन्फिडेंस अब जरा डेवलप हुआ है, कारोबार पे, बाहर निकलने पे। लोग खुद भी डरे हुए थे। मास्क पे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? वो मेरे ख्याल में लोगों का अपने ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस है। तो ये है जनाब इस वक्त सूरत हाल। यहाँ पे इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ DG गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी जनाब रज़ा अली हबीब मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सयाहत खोल दी गई है, SOPs नहीं नजर आ रहे, कैसे अमल दरामद कराएंगे? थैंक यू शफात। बिल्कुल 2 दिन से जो टूरिज्म ओपन हो गया गलियात में, हमने तकरीबन 50,000 प्लस व्हीकल्स देखी हैं जो गलियात में एंटर हो चुकी हैं। 2.5 लाख प्लस टूरिस्ट, जो कि नॉर्मली हमारी एक्सपेक्टेशन से 3 to 4 टाइम ज़्यादा है। हमने 2 दिन उनको ऑब्जर्व किया होटल एसोसिएशन के साथ, सबका प्रॉपर डिटेल हमारी मीटिंग हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो SOPs इम्प्लीमेंटेशन है या उनकी तरफ से जो फॉलोअप है वो उस तरह का नहीं है जो हम देख रहे थे। आज से हमने ये फैसला किया था कि नो मास्क नो टूरिज्म, विदाउट मास्क किसी को भी गलियात में एंटर नहीं होने देंगे। और हम चेक पॉइंट्स रज़ा साहब, ये नोटिफिकेशन आया है, नो मास्क नो टूरिज्म, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। जी बिल्कुल, ये चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद 2 दिन पहले गलियात का विजिट किया और पर्सनली उन्होंने बाजारों का दौरा किया। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, लोग मास्क नहीं पहना हुआ, और आप अंदाजा कर सकते हैं कि 2.5 लाख अफराद 2 दिनों के अंदर आ रहे हैं। आगे 14 अगस्त की छुट्टियां भी आ रही हैं, तो यहाँ तो अभी अगर 14 अगस्त की छुट्टियां भी आ रही है तो हालात मजीद ख़राब हो सकते हैं अगर लोगों ने एहतियात ना की। बहुत शुक्रिया जी, रज़ा अली हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी दिया वो है कि नो मास्क नो टूरिज्म, तो आपको अब एहतियात हर सूरत में करनी होगी। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं बाखबर सवेरा में एक अहम खबर शामिल करते चलें पार्क लेन रेफरेंस केस के हवाले से, जहां साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर एहतसाब अदालत में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। एक बार फिर आपको बताते चलें कि पार्क लेन रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर एहतसाब अदालत में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है।
एक बार फिर आपको बताते चले, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। पार्क लेन रेफरेंस केस में, पार्क लेन रेफरेंस में आज वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद की जानी थी और आज इस एहतसाब अदालत में इस्लामाबाद में जज मोहम्मद आजम खान की सरबराही में ये आज समाअत होनी थी, जिसमें आज साबिक सदर आसिफ जरदारी पर पार्क लेन रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। आसिफ अली जरदारी का सेहत जुर्म से इनकार भी सामने आया है और आपको बताते चले कि पार्क लेन रेफरेंस में, जिसमें कौमी खजाने को 3 अरब 77 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है, उस केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शाह खालिद मौजूद हैं। जी शाह खालिद, बताइएगा क्या तफसीलात सामने आई हैं अब तक? शाह खालिद, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको बताते चले कि पार्क लेन रेफरेंस केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी पर वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद की गई है। पार्क लेन रेफरेंस केस जिसमें कौमी खजाने को 3 अरब 77 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम था साबिक सदर पे, उस हवाले से आज साबिक सदर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। हमारे नुमाइंदे शाह खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाह खालिद। जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत में हमारा शायद राब्ता नहीं हो पा रहा, लेकिन ये बड़ी डेवलपमेंट है जी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से। बिल्कुल जी, और अभी आगे बढ़ते हैं आपको बताएं कि 14 अगस्त की आमद है और इसी हवाले से खुसूसी डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ बनाई गई है जो कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की जद्दोजहद आज़ादी पर मबनी है और उस वक्त के सियासी वाक़यात को खूबसूरती से बयान करती है। मुमताज़ पाकिस्तानी अदाकार शान शाहिद इस फिल्म में नरेटर का किरदार अदा कर रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको। बाखबर सवेरा में बड़ी डेवलपमेंट हुई है जनाब। वीडियो लिंक के ज़रिए आसिफ जरदारी साहब को सुना भी गया, उनको फर्द जुर्म भी आयद की गई, उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार भी किया। पहले क्यों नहीं हुआ ये मामला, जबकि फवाद चौधरी साहब इस हवाले से कहते रहे क्या टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। बिल्कुल शफात, और इसी तरीके से ना सिर्फ वो जो कि मुल्क में मौजूद हैं बीमार हैं, वो लोग जो कि मुल्क से बाहर भी बीमारी की वजह से मौजूद हैं, तो उनके भी बहुत सारे मुकदमा जो हैं जो कि काफ़ी अरसे से जो जेल-ए-इंतवा के शिकार है, जिस बिकॉज दे आर नॉट इन पाकिस्तान, वो भी हो सकते हैं, है ना। कल जी टाइगर फोर्स डे था, शजरकारी की गई। एक दिन में पाकिस्तान ने अपना बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ दिया। 35 लाख पौधे लगाए हैं। कुछ मनाजिर सोशल मीडिया पे गर्दिश भी कर रहे थे कि जी जहाँ खैबर एजेंसी में लोगों ने पौधे उखाड़ दिए, लेकिन फिर उधर ही के मशरान ने और उधर ही बुजुर्गों ने आके वापस वो पौधे लगाए और 10,000 मजीद पौधे लगाने का भी वादा किया। ये तो अच्छी बात है कि 10,000 मजीद पौधे भी लगाएंगे, लेकिन शफात वो मुनासिब वैसे बहुत डिस्टर्बिंग थे। वो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्यों हो रहा है और ये समझ में आ रहा था कि पौधों ने किसी का क्या बिगाड़ा है। तो जनाब बहुत कुछ है आज के शो में आपके साथ डिस्कस करने के लिए, मगर सबसे पहले कहाँ जाएंगे जनाब? टॉप स्टोरीज की जाने। तो जनाब ये तो थी टॉप स्टोरीज और अब आपको एक मेरे ख्याल में ज़रा पहले हम वो शजरकारी मुहिम के वाले से बताते चले। जी जनाब, और 35 लाख पौधे एक दिन में लगाए गए हैं और टाइगर फोर्स डे कल मनाया गया और उसमें जो शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया, मेरे ख्याल में जब से टाइगर फोर्स बनाने का ऐलान हुआ है तब से लेके कल का दिन जो था, ऐसा कि हमने देखा कि टाइगर फोर्स की वजह से हमने कोई प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन उनकी नजर आई है कि कितना उनका फायदा हो सकता है। और बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त किस्म के इनिशिएटिव लिया गया है। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में पौधा लगाकर इस मुहिम का इफ्तिताह किया और खुसूसी तकरीब से खिताब में कहा कि एक दिन में 35 लाख दरख्त लगाने पर टाइगर फोर्स को सलाम पेश करता हूँ और 2 साल में मौसम की तब्दीली की वजह से गंदम की पैदावार कम हुई है और लाहौर के साथ एक नया मॉडर्न शहर भी बनाने जा रहे हैं जो दरियाए रावी को जिंदा करेगा और मुल्क को हरा करना है और साथ सफाई भी रखनी है। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, आपको सुनवाते हैं। जनाब ये जो शजरकारी की मुहिम है ये खैबर पख्तूनख्वा भी पहुंची और खैबर पख्तूनख्वा में तहसील बाड़ा का जो इलाका है, जो कि पहले कबायली इलाका था, अब वो जो है वो बंदोबस्ती इलाके में आ गया है। तो वहाँ शजरकारी मुहिम के दौरान मुश्तइल अफराद ने मकामी इंतज़ामिया की तरफ से मुतनाज़ा ज़मीन पर जो पौधे लगाए गए थे उन पर एहतजाज किया और पौधों को उखाड़ दिया।
सोशल मीडिया पे इस वाक़े के हवाले से तस्वीर और वीडियोस गर्दिश करती थी, बहुत लोगों ने तनकीद की, लेकिन ऐसे मौके पे हमारे जो कबायली कल्चर की जो बेहतरीन एक जो सेंस है और वो है वहाँ के मशरान, जब वो किसी चीज़ में आगे आ जाते हैं तो फिर ये जो इस तरह के गुसीले नौजवान होते हैं इनको पीछे कर दिया जाता है। वो सामने आए, उन्होंने खुद अपने हाथों से पौधे लगाए और न सिर्फ ये कि जो लगाए गए पौधे थे उनको रिस्टोर किया, बल्कि 10,000 मजीद पौधे लगाने का भी ऐलान किया, जो कि मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छा जेस्चर है। सही शफात। और ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इस वाक़े से कुछ देर पहले डिप्टी कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मुहिम का इफ्तिताह भी किया था, लेकिन वही बात कि एहलकारों रज़ाकारों के जाते ही जैसे वो वहाँ से गए तो जो मुश्तल अफराद हैं उन्होंने इस जगह पर धावा बोल दिया, वहाँ पर पौधे उखाड़े और इस बदमस्की के पीछे ज़मीन की मिल्कियत पर सिपा कबीले की ज़ेली शाख शाही खेल और गैबी खेल के दरमियान कबायली तनाज़ा है, जिसे मकामी इंतजामिया ने हल के बगैर ही वहाँ पे शजरकारी की मुहिम भी शुरू कर दी थी और बाज़ लोगों को खदशा था कि ये हुकाम की तरफ से उनकी ज़मीन पर कब्जे की कोशिश थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने भी इस वाक़े का नोटिस लेते हुए वहाँ पे पौधे उखाड़ने के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया और ये जो तमाम तर सूरत हाल कल पैदा हुई है, इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर खैबर महमूद असलम साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। महमूद साहब, ये बताइएगा ये हुआ क्या था? आप आए, आपने मुहिम का इफ्तिताह किया, आप गए तो पीछे से लोगों ने आके धावा बोल दिया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। बिल्कुल जिस तरह आपने ख़ुद अभी इंटरव्यू में बता दिया कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। हुआ ये था कि हमारी ख्वाहिश थी, हमारे पूरे खैबर ज़िला के मशरान की, नौजवानों की, टाइगर फोर्स की ख्वाहिश थी कि जिस तरह आपने बताया कि 35 लाख पौधे लगाए पूरे पाकिस्तान में, तो हमारा टारगेट इस हवाले से, खैबर चूँकि एक छोटा सा ज़िला है, लेकिन मैंने इसमें अपने टारगेट से 3 गुना ज़्यादा अपने लिए टारगेट बना दिया। मतलब अगर मुझे ऊपर 50,000 का टारगेट दिया तो मैंने अपने लिए 1.5 लाख का टारगेट मुख्तस किया था। तो इसमें हमने पूरे ज़िले में सर्वे किया, मशरान के साथ, डिपार्टमेंट के साथ जगह मुख्तस की। इस जगह बाड़ा में मंडी कस जो जगह है जहाँ पे ये वाक़या हुआ, इनके साथ इनके बाकायदा फॉरेस्ट, हमारे जो फॉरेस्ट ऑफिसर है उनके जरगे हुए थे। ये जो ग्रुप आया था, जो सिपा के सब सेक्शन है सिपा कौम के, इन्होंने 1 हफ्ता से यहाँ पे पौधों के लिए जो जगह बनाते हैं, 1 हफ्ता से इस पे काम चल रहा था। इन्होंने ना कुछ रिजर्वेशन शो की, ना कोई कंप्लेंट रिकॉर्ड पे लाई, ना मेरे पास आए, ना एसी के पास आए, ना तहसीलदार के पास आए। बल्कि इसके बरअक्स इस सिपा कौम के साथ एक और कौम है मलकदीन खेल, उन्होंने अपनी रिजर्वेशन शो की और वो बाकायदा आए एसी के पास, उन्होंने जरगा किया और वो मसला ख़त्म हुआ। अगर किसी को कोई शिकायत होती कि यहाँ पे पौधे न लगाए, ज़मीन के साथ सरकार का कोई लेना देना नहीं है, ज़मीन प्राइवेट ज़मीन है, वो लोगों की अपनी ज़मीन है। जिस तरीके से जरगे से, अदालत से, मशवरे से, जिस तरह भी वो हल करे, हम इंतज़ामिया कानून के मुताबिक उनकी हेल्प के लिए, अपने कानूनी किरदार के लिए। महमूद असलम साहब, ज़मीन तो प्राइवेट है, वो बात तो समझ में आती है, लेकिन क्या जो पौधे लगाए गए थे, क्या ये सरकारी मलकियत थे? जी, पौधे बिल्कुल हमारे थे, फॉरेस्ट वालों ने तकसीम किए थे और चूंकि वहाँ पे किसी ने कोई कंप्लेंट की नहीं थी और उन्होंने सब ने फॉरेस्ट वालों को इजाज़त दी थी कि यहाँ पे आप पौधे लगा सकते। अगर किसी को कोई कंप्लेंट होती तो जो पौधों के लिए सुराख बनाते हैं उस वक्त वो कंप्लेंट करते हैं। अच्छा महमूद साहब, ये भी बता दीजिएगा कि कल हमने इस तस्वीर का दूसरा रुख भी देखा, वो ये कि इस जब ये मामला हुआ और इस तरह पौधों को उखाड़ा गया तो मशरान आए और उन्होंने पौधे वापस भी लगाए। ये ज़रा इस वाक़े के हवाले से आपके पास क्या तफसील है? जी बिल्कुल, जो ही चूँकि हमें भी पता नहीं था, मशरान को भी पता नहीं था, वहाँ पे ये ग्रुप आया और काफ़ी देर के बाद, तो जब मीडिया पे, ये सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई, उसके बाद मशरान को पता चला, वो फ़ौरन पूरी कौम एक ननवाते कहते हैं, यानी एक किस्म की अफसोस के लिए, माफ़ी के लिए कि हम सरकार हमसे गलती हुई है, लिहाजा हम खुद अपने हाथों से, वो बुजुर्ग आपने वीडियो में शायद देखा होगा कि वो बुजुर्गों ने खुद अपने हाथों से वही पौधे दोबारा लगा दिए और उन्होंने सलाम पेश किया वज़ीर आज़म की इस प्रोग्राम को, टाइगर फोर्स की इस काविश को। क्योंकि टाइगर फोर्स कौन है? टाइगर फोर्स तो यही है, लोकल लोग, बाड़ा के नौजवान, इंजीनियर, डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस, यही बाड़ा के नौजवान थे। जिन बाड़ा के नौजवानों को मालूम नहीं ये बाड़ा के थे या कहाँ से आए थे, जिन्होंने ये दरख्त पौधे उखाड़े थे, इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया, कोई गिरफ्तारी अमल में आई है?
जी बिल्कुल, इनके खिलाफ एक्शन लिया गया बाकायदा। पहले तो कौम वालों ने कहा कि हम इनका बाइकाट करते हैं, फिर खैर हमने FIR दर्ज किया। उसी वक्त 2-3 घंटों में उनका जो मेन ग्रुप लीडर था वो भी गिरफ्तार हुआ। फिर उसके बाद 5 बंदे और गिरफ्तार हुए, 6 बंदे गिरफ्तार हुए, 40 नामालूम के खिलाफ FIR हुई और 10 जो है वो नॉमिनेटेड है हमारे पास। उनके खिलाफ और भी छापे मारे जा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि पूरे इलाके ने वज़ीर-ए-आज़म साहब के इस प्रोग्राम को सलाम पेश किया है। उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और वो कह रहे हैं कि हम खुद इसमें इस दिन के बाद भी हज़ारों पौधे लगाएंगे इस बात की कंपनसेशन के लिए। ज़बरदस्त जनाब, बहुत शुक्रिया जी। महमूद असलम साहब हमारे साथ थे, जो कि डिप्टी कमिश्नर ज़िला खैबर के बता रहे थे जनाब के नैनावा ये एक वो पश्तून कल्चर है जिसमें जब आप अपनी शर्मिंदगी का इजहार करते हैं तो आप उसको कंपनसेशन करते हैं। और कंपनसेशन में न सिर्फ के जो पौधे ख़राब किए गए थे उनको रिस्टोर किया गया, बल्कि हज़ारों पौधे मजीद लगाए जाने का ऐलान किया गया है, विच इज़ अ ग्रेट जेस्चर। बिल्कुल जेस्चर बहुत अच्छा। और अभी हम आपके कामदिन खबर से आगाह करते चले कि गैर कानूनी बिलबोर्ड लगाने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत हुई है, जिसमें अदालत ने कमिश्नर कराची को तलब कर लिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट वजीर अली कहाँ है, तो SSP साउथ ने बताया कि मुल्जिमान को ढूंढ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, कहाँ गए मुल्जिमान? समुंदर के नीचे गए हैं, आधे घंटे में मुल्जिमान ढूंढ कर लाओ। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गैर कानूनी बिल बोर्ड्स के हवाले से समाअत हो रही है, जिसमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आधे घंटे में मुल्जिमान को ढूंढ कर लाया जाए। कमिश्नर साहब, आपके शहर में हर जगह बिल बोर्ड्स लगे हैं, जिस पे कमिश्नर साहब का जवाब था कि लोग पब्लिक प्रॉपर्टी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आपने उनके खिलाफ क्या किया जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। कमिश्नर कराची का जवाब था, ये एक बहुत बड़ा माफिया है, बहुत सारे इदारे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, आप सबको फारिग करें, आपके पास इख्तियार है। शार फैसल पर इमारतें देखें, इश्तिहार ही इश्तिहार लगे हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि वहां लोग कैसे जीते होंगे जहां गवर्नमेंट का काम है कि बिल्डिंग प्लान पर अमल कराए, यहां हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि किसी के पास पैसे हैं तो वो सब कर लेता है, सिंध में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसा कहना है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का। कमिश्नर कराची कमरे अदालत में मौजूद हैं, जहां गैर कानूनी बिल बोर्ड्स के हवाले से समाअत जारी है। गुज़िश्ता दिनों कराची में बारिश और आंधी के सबब साइन बोर्ड्स गिरने से कई अफराद जख्मी हुए थे। और हर बार ऐसा होता है कि साइन बोर्ड्स गिरने के वाक़यात पेश आते हैं और वो साइन बोर्ड्स गिरते हैं मेन शाहराहों पे, जहां चलते हुए बाइकर्स उसकी जद में आते हैं। ये जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये 3 से 4 दिन पहले की वीडियो है, जिसमें ये दोनों मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हुए थे। और अभी आपको बताएं कि साहिवाल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। साहिवाल के आरिफ वाला रोड बाईपास के करीब मुसाफिर बस उलट गई है, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 23 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। आपको बताते चले साहिवाल के इलाके आरिफ वाला रोड बाईपास के करीब मुसाफिर बस उलट गई और बस उलटने से 5 अफराद अब तक जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 30 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। आगे बढ़े जनाब, और अब बात करते हैं बारिशों की। तो जनाब, बारिशों ने कराची को तो आजमाइश में डाला था, अब उन्होंने रुख किया है लाहौर का। और लाहौर में आज सुबह जनाब जो बारिश हुई उससे गुलबर्ग डूब गया है जनाब। और गुलबर्ग, जब भी बारिश होती है तो गुलबर्ग सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। ये आप देख सकते हैं जनाब, गालबन ये लिबर्टी राउंड अबाउट था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अलमास खान हमारे साथ ये एग्जैक्टली गार्डन टाउन से आगे का जो इलाका है, फिर आगे जाके लिबर्टी राउंड अबाउट भी आता है। आपने बात बिल्कुल सही की, ये हमेशा डूबता है। इसी वाले से मजीद तफसील जानेंगे। हमारे नुमाइंदे अलमास खान हमारे साथ मौजूद है। अलमास, ये क्या हो गया? ये तो बारिश में लाहौर वेनिस बन गया। बिल्कुल जी, ये आप यकीनन इटली की सैर करके आई हैं तो ये वेनिस ही बन गया है लाहौर। बल्कि जितने भी पुराने हुक्मरान हैं वो इसे कहते थे इसे पेरिस बनाएंगे, तो पेरिस तो नहीं बना, वेनिस बन गया है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और पहली वाली बात, ये लिबर्टी के साथ गद्दाफी स्टेडियम वाला राउंड अबाउट है। गद्दाफी स्टेडियम वाले राउंड अबाउट पे मतलब ये देखिए, यहाँ पे इंटरनेशनल लोग आते हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी आते हैं और पूरी दुनिया को पता है कि ये कौन सी जगह है, और उसके बावजूद ये लोग इसे ठीक नहीं कर पाते। मतलब ये अल्लाह ताला का
उसके कामों के आगे तो कोई नहीं आ सकता। लेकिन जब आपको पता है कि हर साल मानसून आनी है, मानसून में बिल्कुल अपने इंतजाम कर लीजिए आप। ना वासा ने मानसून के लिए अपने इंतजाम किए, ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी मुतलका इदारे हैं वो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं। मतलब जो लाहौर के बाकी जो नाले हैं, जैसे आपके यहाँ गुजर नाला है, यहाँ पे भी लाहौर के शहर के वस्त से गुजरते हुए कई नाले हैं, और वो हमने अलमास जो आप वीडियोस दिखा रहे हैं ये तकरीबन लाहौर के सारे इलाके कवर हो रहे हैं, किसी एक इक्का दुक्का इलाके की बात नहीं हो रही। हम देख सकते हैं कि इसमें अंदरून के भी इलाके हैं, बादामी बाग भी दिखाया गया है, इसमें आप गुलबर्ग भी दिखा रहे हैं, एम आलम भी दिखा रहे हैं, ये सारे मेन इलाके हैं और सबके सब डूबे हुए हैं। क्या इतनी ज्यादा बारिश हो गई है कि ये इलाके डूब गए या कोई बंदोबस्त था ही नहीं? शफात, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई। ये तकरीबन 1 घंटे में वक्फे वक्फे से कभी तेज बारिश हुई है और कभी हल्की बारिश हुई है। ये उसका नतीजा है कि लाहौर के जितने भी पोश तरीन इलाकों के आपने नाम लिए, ये उनका हाल है। तो आप अंदाजा करें कि जो पोश इलाके नहीं है, जो जहाँ पे सड़कें भी टूटी फूटी है, वहाँ पे क्या हालात होंगे। अच्छा अलमास से जो क्योंकि हम दिखा रहे हैं कि जो गजाफी स्टेडियम का जो राउंड अबाउट है वहाँ पे पानी इतना खड़ा है, इसके साथ मुतसिल जो हाली रोड है वहाँ पे भी पानी खड़ा हो जाता है, और इससे आगे अगर हम बाहर निकले तो वादर रोड है, और उसके बाद फिर ये जो कलमा चौक भी आ जाता है, और हमेशा ये भी पानी में डूबा होता है। ये तो पता है यहाँ पे पानी खड़ा होना जब भी बारिश होती है, लेकिन किया कुछ नहीं है यहाँ पे। और बिल्कुल जी, गजाफी स्टेडियम के पास यहाँ पे ज़ोहरलाई रोड है, वहाँ पे ज़ोहरलाई रोड पे वासा का हेडक्वार्टर है, वासा का हेडक्वार्टर वो भी पानी में डूबा हुआ है। उसके साथ पंजाब के साबिक वज़ीर आला और मौजूदा स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही का घर है, उनके घर के आगे भी। वैसे आपने बाबडा की बात की, इसका मतलब है अगर बाबडा का भी दफ्तर डूबा हुआ तो फिर लाइट तो गई होगी यहाँ पे। जी जी बिल्कुल जी, इस वक्त तकरीबन कोई जिस वक्त मैं ऑफिस से यहाँ से निकला हूँ ये कवरेज के लिए, तो उस वक्त तकरीबन 60 से ज्यादा लाहौर के जो फीडर थे वो लेस्को के फीडर वो ट्रिप हो चुके थे। लेकिन अलमास ये बताइएगा अंडर पासेस की क्या सूरत हाल है, नहर के अंडर पासेस की और लाहौर के दीगर इलाकों में जो अंडर पासेस है? बिल्कुल की कुछ देर के लिए लाहौर के जो नहर वाली बात की आपने, वहाँ पे पानी जमा होता है क्योंकि वहाँ पे वो जनरेटर लगे होते हैं, पंपिंग का काम है वहाँ पे, वो कुछ देर में निकल जाता है। लेकिन जो लाहौर का एक फारूकगंज का इलाका है, फारूकगंज अंडरपास, वहाँ पे आपने पिछले दिनों भी देखा होगा, वहाँ पे भी खासा इस वक्त भी पानी खड़ा है, कई फुट पानी आ जाता है। बहुत शुक्रिया जी, अलमास खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। और अभी तो शफात ये बारिशों की इब्तिदा है और लाहौर में वैसे भी बारिशें होती रहती हैं, और अगर लाहौर में इतनी फ्रीक्वेंटली बारिश होने के बावजूद ये इंतजाम आते तो आप सोच लें, मेरे ख्याल से हम लाहौरियों को मशवरा देते हैं कि आप अपने घर में ना अगर एक छोटी सी कश्ती भी खरीद के रख लें। हाँ, बड़ा अच्छा, होना तो कुछ नहीं है। बड़ा अच्छा आइडिया, बड़ा अच्छा आइडिया। और मेरे ख्याल में अगर आपके पास छोटी गाड़ी है तो उस पर जो इसके शॉक्स हैं वो 2-2 फुट उठवा दें तो आपकी गाड़ी से चलती हुई डिंकी लगेगी, लेकिन बहरहाल उसमें पानी जमा नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। खैर वैसे कराची वालों ने अपनी गाड़ियों को अकोमोडेट किया वैसे कितनी डिंकी भी कितनी लगे, मतलब आप पूरी कुर्सियां जो है ना पूरी यहाँ तक पानी आ जाता है अगर आप ड्राइव भी कर रहे हो तो, स्पेशली कलमा चौक और ये जो इलाका है जहाँ पे। जरा गिलगित बल्तिस्तान की खबर लेते हैं जनाब, मौसम के हवाले से नहीं, बर्फानी चीते के हवाले से। बर्फानी चीते का गैर कानूनी शिकार हुआ और वाइल्ड लाइफ में अदालत ने 2 मुल्जिमान को 2 साल कैद और 50 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा दी है। और जो अफराद हैं उनको 2 मज़ीद अफराद को 1 साल की मज़ीद कैद की सज़ा भी दी है। एक शरीक मुजरिम को 1 माह कैद की सज़ा दी गई है और वाइल्ड लाइफ के अमले ने सोशल मीडिया की मदद से तफसीलात जमा की। बिल्कुल जी, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे गए हैं और इन छापों में 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी किया गया है। बर्फानी चीते पाकिस्तान में कोह हिमालय की गिरदोनवा, कोह कराकरम और कोह हिंदुकश के पहाड़ी सिलसिलों में बकसरत पाए जाते हैं और इसमें गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल और देवसाई पार्क भी शामिल है। WWF के सर्वे के मुताबिक उनकी तादाद में पहले की निस्बत इजाफा हुआ है, मगर फिर भी इन चीतों की तादाद रकबे के लिहाज से बहुत ही कम है। हर 100 किलोमीटर में सिर्फ 1 या 2 चीते पाए जाते हैं और उनकी तादाद सिर्फ 400 के करीब है। और इसी वाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान ज़िला फराख साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। फैज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। फैज़ साहब ये कहेगा कि गिलगित बल्तिस्तान में बर्फानी चीतों की तादाद और अफसाइश के हवाले से थोड़ा आगाह कीजिएगा और ये जो नहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है इस हवाले से अब तक हुकूमत ने क्या किया है? वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट के इंफॉर्मेशन के मुताबिक 250 से ज़्यादा ये चीते गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में अपना मस्कन बना चुके हैं, यहाँ पे सर्वाइवल कर रहे हैं।
तो जंगली हयात की जो अफजाइश नस्ल है इसको परवान चढ़ाने के लिए यहाँ जितने भी इदारे हैं जंगली हयात से मुतल्लिका जो इदारे हैं वो अपनी बिसात और कैपेसिटी से बढ़ के स्ट्रगल कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनकी जंगली अफजाइश नस्ल को बेहतर बनाया जाए और वो अपनी सर्वाइवल को यकीनी बनाए। इस हवाले से महकमे के पास ह्यूमन रिसोर्स भी हैं, वसाइल भी हैं, फोर्स भी है बाकायदा, और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनकी अफजाइश इजाफा। बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, बड़ी अच्छी बात है कि इन बर्फानी चीतों की बड़ी नायाब चीज़ है, इसकी अफजाइश के लिए बात की जा रही है। अच्छा, अब मामला ये कि ये एक हंट हुआ, बहुत गलत हुआ, लेकिन इसके लिए क्या किया जा रहा है कि ऐसा वाक़या दोबारा ना हो जाए? जहाँ तक जंगली हयात की गुज़िश्ता दिनों एक गैर कानूनी शिकार के हवाले से जो बात चली है उस पर एक इंफॉर्मेशन आई थी महकमा वाइल्ड लाइफ को कि गिलगित बल्तिस्तान का एक ज़िला है नगर, वहाँ पर कोई चीते का गैर कानूनी शिकार हुआ है। हुकूमत ने उस पर सीरियस किस्म का एक्शन लेते हुए वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मीर अफजल खान की खुसूसी डायरेक्शंस पर महकमा वाइल्ड लाइफ को हिदायत जारी की गई थी कि इसके पसे पर्दा जितने भी मुलजिमान हैं उनको बेनकाब किया जाए, उनको सजाएं तजवीज़ की जाए ताकि आने वाले दिनों में जंगली हयात के हवाले से कोई थ्रेट्स ना हो, डेटरेंस हो और खौफ हो। जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई तो एक समरी ट्रायल हुई उनके अगेंस्ट, फिर देखा गया तो वो जुर्मदार ठहरे, जुर्म उन पर साबित हुआ, तो गिलगित बल्तिस्तान फॉरेस्ट एक्ट 1975 के मुख्तलिफ दफ़ात के तहत उन पर सज़ा तजवीज़ हुई और 2-2 साल बामुशक्कत उन पर कैद बामुशक्कत सज़ा तजवीज़ हुई और 5 मुलजमान को जेल भेज दिया गया। और इस तरह की कार्रवाई खुश आइन हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, जिससे खौफ भी पैदा होता है और आने वाले हमारी जंगली नस्ल की तहफ़्फ़ुज़ भी इससे यकीनी बनाया जा सकता है। ऐसा भी कहेगा कि बर्फानी चीते खुराक की कमी की वजह से अक्सर और बेशतर आबादी वाले इलाकों में आ जाते हैं, वहाँ पे जो मवेशी होते हैं उनको निशाना बनाते हैं, मुकामी आबादी फिर एक तरह से उनको भी शिकार करती है, उनको भी मार देती है और खुदा न खास्ता भी जब हालात ज़रा ख़राब हो तो हमने देखा कि जो तेंदुए हैं ये भी कहीं ना कहीं अटैक करते हैं। तो इन दोनों की हिफाजत को अगर देखा जाए तो मेक श्योर करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जहाँ तक हमारे जो जंगली है ये चीते हैं, जो बर्फानी चीते हैं, जंगली चीते हैं, वो आबादी के इलाकों में आने की बात जो है जो बात चल रही है, बाज़ दफ़ा के दुख ऐसे वाक़ात माजी में देखने को मिले हैं कि ये आबादी पॉपुलेशन जिस एरिया में लोग रहते हैं वहाँ घुसते हैं, खेतों में आने की कोशिश करते हैं। तो ये कोई 1-2 वाक़यात ऐसे माजी में हुए होंगे, लेकिन इस वक्त महकमा वाइल्ड लाइफ अपने भरपूर वसाइल, अपनी फोर्स बाकायदा फॉरेस्ट की और अपने तमाम वसाइल को बुरुकार लाते हुए ये कोशिश की जा रही है कि उनको आबादी के इलाके से दूर रखा जाए और इस तरह का कोई मिस है और वाक़या ना हो कि वो आए और आबादी के लोगों को नुकसान पहुंचाए, खेतों को नुकसान पहुंचाए। इस वक्त सूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। फैजल फराग साहब हमारे साथ मौजूद थे। और बर्फानी तेंदुआ, बर्फानी चीता, ये एक बड़ी खूबसूरत सी बिल्ली है जी। आपको अगर कभी मौका मिले गिलगित से ऊपर नलतर जाने का तो वहाँ एक छोटा सा जो है वो उन्होंने रखा हुआ भी है, सो आप वो जाके देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जानवर है, लेकिन जब इस तेंदुए को वैसे तो वहाँ वाइल्ड लाइफ में अच्छा खासा जो है इसका राशन मौजूद होता है, इसको वाइल्ड लाइफ चाहिए होती है और ये ज़्यादा बड़े जानवरों का शिकार नहीं करता है, छोटे जानवरों पर पलता है। लेकिन अगर मिल जाए देखने में ये इससे ज़्यादा खूबसूरत जानवर हो कोई नहीं। तो हम तो स्क्रीन पे देख के इतना महसूस हो रहे हैं, तो जिन्होंने सामने से देखा होगा ऑफ कोर्स इसकी हैबत तो होगी, लेकिन खूबसूरत ही बहुत है। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा में। और चीफ जस्टिस का कराची में लोड शेडिंग पर इजहार बरहमी, सीईओ के इलेक्ट्रिक को तलब कर लिया गया है और चीफ जस्टिस ने कहा ये सब माफिया है। 8-10 लोग रोज मर रहे हैं, नेप्रा कुछ नहीं कर रही, चूड़ियां पहनी हैं सबने क्योंकि उनका पैसा खाते हैं। करंट लगने से जांबक हर शख्स का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो जिम्मेदार हैं उन पर मुकदमा करें और नाम ईसीएल में डालें। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि चीफ जस्टिस का कराची में लोड शेडिंग पर इजहार बरहमी, सीईओ के इलेक्ट्रिक को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सब माफिया हैं, 8-10 लोग रोज मर रहे हैं, नेप्रा कुछ भी नहीं कर रही, चूड़ियां पहनी हैं सबने क्योंकि उनका पैसा खाते हैं। करंट लगने से जहां बक हर शख्स का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आपको इसी हवाले से बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में कराची के हवाले से जो समात जारी है
उसमें अभी अब से कुछ देर पहले CEO के इलेक्ट्रिक को तलब किया गया है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं कि वुज़रा बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कराची से तमाम बिलबोर्ड्स फौरी तौर पे हटाने का हुक्म दे दिया है। वजीर आला सिंध सिर्फ हेलीकॉप्टर पर चक्कर लगाते हैं, करते कुछ नहीं, कहना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। आपको बताते चलें सुप्रीम कोर्ट में कराची की बारिशों के हवाले से समाअत जारी। हमारे नुमाइंदे फारूक समी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको कोशिश करते हैं उनसे राब्ता करें। फारूक बताइएगा, क्या मेयर कराची भी सुप्रीम कोर्ट समाअत में मौजूद हैं? जी शफात, मेयर कराची भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और आज मेयर कराची से भी ये सवाल किया गया कि जब आप बेअख्तियार हैं तो आप चले क्यों नहीं जाते, जिसमें मेयर कराची ने खड़े होकर बोला कि वो इस अगस्त में जो है वो उनको उनके टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा और वो चले जाएंगे। आज अदालत के अंदर सबसे पहले जो मामला ज़ेर समाअत आया वो बिलबोर्ड के हवाले से था, जिस पर कमिश्नर कराची को तलब किया गया और कमिश्नर कराची से इस्तफसार किया गया। तो उन्होंने कहा कि FIR दर्ज हो गई है। SSP साउथ आए और उन्होंने कहा कि FIR दर्ज हो गई है और जो अपराध हैं जिनको हम गिरफ्तार करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं वो नहीं मिल रहे हैं, जिस पर अदालत ने कहा है कि आधा घंटे के अंदर दोनों अपराध को जो कि मुल्जिमान हैं उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। इसके साथ ही अदालत ने शहर में हर किस्म की बिलबोर्ड से पाबंदी आयद कर दी है, चाहे वो सरकारी प्रॉपर्टी हो या पब्लिक प्रॉपर्टी। आज अदालत ने जो है सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से भी सख्त बरहमी का इज़हार किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ भी काम नहीं हो रहा, वज़ीर आला हेलीकॉप्टर पे जाते हैं और कुछ नहीं करते। जो शहरियों के लिए काम होना चाहिए नहीं होता। खुद उनकी गाड़ी भी, चीफ जस्टिस की गाड़ी भी जो है वो गटर के पहिए में गटर में उनका पहिया आ गया और उन्होंने कहा कि अपराध जो है वो जाबाक हो रहे हैं लेकिन कोई करने वाला नहीं है। अदालत ने आज के जो की इलेक्ट्रिक है उसकी कारकर्दगी को भी सख्त बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कौन होता है कि इसका CEO जो कि कराची की बिजली बंद करें, उसकी बिजली बंद क्यों नहीं की जाती, उसको बंद क्यों नहीं कर दिया जाता। ये भी कहा अदालत ने कि जो कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि मुजरा को जो है वो पैसे मिलते हैं। अदालत ने आज के जो CEO हैं उनको भी जो है वो तलब कर लिया है और अदालत ने कहा है कि जो 8 से 10 अमवात शहर में हो रही हैं इसकी जो जिम्मेदार है वो वही हैं और उनका नाम PCL में डाला जाए और उनके। अच्छा फारूक, ये बताइएगा कि चीफ जस्टिस साहब ने जो आधा घंटा दिया था जिसमें कहा गया था कि मुल्जिमान लेकर आओ, ये आधा घंटा शुरू में काफी वक्त हो गया है, ये आधा घंटा मुकम्मल हो गया है? देखिए इस वक्त समाअत जारी है और अब से कुछ देर बाद जब इस केस की दोबारा बारी आएगी, अभी हेयरिंग जारी है तौहीन अदालत से एक मुतालिक के केस की, उसके बाद जो है उस केस को सुना जाएगा और SSP साउथ जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे कि आया मुल्जिमान यहाँ पर क्यों अब तक पेश नहीं किए गए हैं। जी फारूक, ये बताइएगा कि जब मेयर कराची को चीफ जस्टिस ने कहा कि आप घर जाएं, इसके पर वसीम अख्तर साहब का कोई जवाब सामने आया था? देखिए वसीम अख्तर साहब का ये आज पहली दफ़ा मामला नहीं है, हमेशा ये हुआ है कि जो मेयर कराची हैं वो यहाँ पे अपने इख्तियारात का रोना रोते थे। आज अदालत ने उनसे पूछे बगैर ये कहा कि मेयर साहब बेइख्तियार हैं लेकिन वो अपने घर नहीं जाते हैं। इसी दौरान अदालत ने इस्तफसार किया गया क्या मेयर कराची मौजूद है, जिसमें मेयर कराची अपनी डाइस पे खड़े हो गए। अदालत ने पूछा कि मेयर साहब आप बेइख्तियार हैं तो घर क्यों नहीं चले जाते, तो उस पर उन्होंने बस इतना बोला कि मैं अगस्त में जो है वो मेरा टेन्योर कंप्लीट हो रहा है। जिसके बाद जस्टिस गुलजार अहमद ने ये रिमार्क दी कि कराची को बनाने वाला अब तक कोई नहीं आया है, क्या हाल हो गया इस शहर का। तहम अब तक किसी मेयर ने कराची के हवाले से कोई काम फारूक, ये बताइएगा कि क्या वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब और सईद गनी साहब मौजूद थे अदालत में? देखिए सईद गनी साहब जो हैं वो अदालत में मौजूद हैं क्योंकि सईद गनी को तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना है और इस हवाले से आज इनको तलब किया गया था। सईद गनी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो रेलवे की जमीनों पे घर हैं वो उसको गिराने की मज़ाहमत करेंगे, जिसके बाद अदालत ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से सईद गनी को तलब किया था और आज सईद गनी मौजूद हैं और उनकी जो दरख्वास्त है तौहीन अदालत के उनके खिलाफ मुकदमा वो भी आज समाज के लिए मुकर्रर है। जी अच्छा फारूक, ये कहिएगा सईद गनी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, कमिश्नर कराची यहाँ पर मौजूद हैं, मेयर कराची यहाँ पर मौजूद है कि इलेक्ट्रिक के CEO को तलब कर लिया गया है, तो ये आज ही आएंगे अदालत में क्योंकि आज तमाम तर बड़ी अहम शख्सियात हैं और बड़ा अहम मुकदमा जो है कराची के हवाले से ज़ेर समाअत है?
देखिए, होता यह है कि जिसको तलब किया जाता है वो फौरी तौर पे पहुंचता है, और अगर वो नहीं पहुंच पाता तो उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी या कोई दूसरा फर्द इस्तिस्ना की दरखास्त देकर आता है। आज तलब किया गया है, ताहम उनको कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया, यानी अदालती वक्त खत्म होने से कबल उनको यहाँ पेश होना है। अगर वो पेश नहीं होंगे तो उनको इस्तिस्ना की कोई दरखास्त देकर उनको कोई वकील यहाँ पर उनका पेश होगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो अदालत की जानिब से तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। फारूक समी हमारे साथ मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री में आज अहम समाअत हुई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद मौजूद थे और उन्होंने कराची के वो तमाम मसाइल जिसके हवाले से हम भी बात करते रहे, कराची का बच्चा बच्चा उन मसाइल के हवाले से बात कर रहा है, चाहे वो बिल बोर्ड्स हों, चाहे वो नाजायज़ तजावज़ात हों जो कि रेलवे की ज़मीनों पर मौजूद हैं, या बारिश के बाद करंट लगने के वाक़यात हों। वो तमाम मसाइल पे आज सुप्रीम कोर्ट बात कर रही है और कराची वाले लिटरली इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के मशकूर रहेंगे। बिल्कुल शफात, क्योंकि यही आवाम की आवाज़ है और लोग यहाँ पे जब भी पानी आता है, जब बारिश होती है, तो हमने देखा है कि इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो जहाँ बहक होते हैं और हमें हमेशा आवाज़ से उठाई जाती है। मीडिया जो है वो इस हवाले से बात ज़रूर करता है, लेकिन एक्शन इस पर कोई नहीं लिया जाता। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस ने कह दिया कि जितने भी तमाम तर कराची के मसाइल थे उनको डिस्कस किया। उन्होंने कहा है कि जो मुल्जिमान हैं उनको फौरी तौर पर आधे घंटे के अंदर से पेश किया जाए। साथ में उन्होंने के इलेक्ट्रिक के सीईओ को भी तलब कर लिया है। और भाई क्योंकि मुसलसल काफ़ी ज़्यादा शफात जो लोड शेडिंग होती है, उस लोड शेडिंग के वाले से बात की, और स्पेसिफिकली ये जो बिल बोर्ड्स लग गए हैं पूरे कराची से बिल बोर्ड्स हटाने का, चाहे वो प्राइवेट हो पब्लिक हो, उनको हटाने का हुक्म दे दिया गया। बड़ी अहम डेवलपमेंट है जी, और कराची में डेफिनेटली इस डेवलपमेंट के बाद शहरी कम से कम कुछ ना कुछ सुख का सांस लेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, और बैनुल अफ़गान अमन मुज़ाकरात के आगाज़ के हवाले से आपको बात बताते चलें कि उसकी कुछ राह हमवार हो रही है और एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। अफ़गान लोया जिरगा ने 400 अफ़गान तालिबान कैदियों की रिहाई की मंजूरी दे दी है। ये बड़ा देरीना मुतालबा था तालिबान की जानिब से, और अफ़गान हुकूमत इस मामले पे थोड़ी बहुत मज़ाहमत शो करी थी, लेकिन अब ये कैदी जो संगीन जराइम के मुकदमात में मुलविस तस्वर किए जाते थे, 25 नुकाती करारदाद में मंजूरी के बाद अब अमन अमल में तेज़ी लाने के लिए तजावीज़ भी दी गई हैं, और 3 दिन जारी रहने वाले लोया जिरगा में अफगानिस्तान के 34 सूबों में से तकरीबन 3400 अफराद ने शिरकत की। पाकिस्तान ने अफगान लोया जिरगा की जानिब से तालिबान कैदियों की रिहाई के फैसले का खैर मकदम भी किया है। वजारत ख़ारजा की जानिब से जारी करते बयान में कहा गया है कि अमरीका तालिबान मुआहदे के तहत इस इकदाम से जल्द बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात का आगाज़ हो सकेगा। गुज़िश्ता साल दोहा में अमरीका और तालिबान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में मुआहदे पर दस्तखत किए गए थे, जिसके तहत अफ़गान हुकूमत को 5000 तालिबान रिहा करने थे, जबकि तालिबान 1000 अफ़गान फ़ौजी एहलकारों को रिहा करते हैं। अफ़गान तालिबान ने काबुल इंतज़ामिया के 858 एहलकारों को रिहा किया है, जबकि अफ़गान हुकूमत की जानिब से अब तक 4170 अफ़गान तालिबान कैदी रिहाई पा चुके हैं। और इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर अफ़गान उमूर ताहिर खान साहब। उन्हें गुफ्तगू करेंगे। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। ताहिर साहब, 400 तालिबान कैदियों की रिहाई का फैसला अफ़गानिस्तान और तालिबान के मुज़ाकरात के हवाले से कितना अहम है? मेरी नज़र में सबसे अहम इसलिए है ये वाला मामला कि 400 कैदियों का जब अफ़गान हुकूमत ने इनकार किया रिहाई का, तो बैनुल-अफ़गानी मुज़ाकरात मज़ीद वो ताख़ीर का शिकार हो गए। तालिबान ने हमले जारी रखे और तालिबान ने कह दिया था कि जब तक उनके 5000 जिसमें 400 कैदी ये भी शामिल थे, जब तक ये रिहा नहीं होते वो बैनुल-अफ़गानी मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लेंगे। अब जबकि सदर अशरफ गनी ने पहले उन्होंने इनकार किया था कि इन पे बड़े इल्ज़ामात है, और उन्होंने लोया जिरगा से जो मुशावरती है, जो मशवरा हुकूमत को देती है, उनको रुजू किया, और जरगे ने मुत्तफ़िका तौर पे हुकूमत से कहा कि उनको रिहा किया जाए ताकि बैनुल-अफ़गानी मुज़ाकरात भी शुरू हो और अमन अमल आगे बढ़े, क्योंकि इसकी वजह से अमन अमल रुक गया था। तो अब तालिबान ने ख़ुद भी कह दिया है कि ये हफ्ते के अंदर मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। अच्छा बताइए कि अमेरिका और तालिबान के मुज़ाकरात के बाद ये मुआहिदा हुआ था, तो उस वक्त भी इस मामले पर ज़रा डेडलॉक सामने आया था, अफ़गान हुकूमत ने थोड़ी बहुत स्टबर्ननेस दिखाई थी। अब कैदियों के रिहाई के इस फैसले के बाद आपको लगता है कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो मुज़ाकरात में डेडलॉक आया था उसमें पेशरफ्त हो पाएगी? उसमें बिल्कुल पेशरफ्त होगी, लेकिन अमेरिका और तालिबान के मुआहिदे में
उनसे मुतालिक जो चीज़ें हैं उसमें पहले से पेशरफ्त हुई है। आपको याद होगा कि मुआहदे में जो पहले मरहला था मुआहदे का 135 दिनों में जो अमरीकी फ़ौजी है उनकी तादाद तकरीबन जो 13,000 थी उस वक्त, उसको 135 दिनों में 8,600 पे लाना था, जो कि हो गया। जब 13 जुलाई को 135 दिन पूरे हो गए तो अमरीकी वज़ारत दिफा पेंटागन ने ख़ुद ऐलान किया कि कैदी कि उनकी जो गैर मुल्की जो अफवाज है उनकी तादाद 8,000 तक, तकरीबन 8,000 तक कम हो गई है, और 5 मराकज़ से, फ़ौजी मराकज़ से जो फ़ौजी वापस लेने थे वो भी वापस चले गए। तो उस पर तो पेशरफ्त उस पर हो रही है, लेकिन वो पेशरफ्त बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात के साथ वो ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसमें तो पेशरफ्त हुई है। इसकी वजह से थोड़ा सा उसमें भी मसला पैदा हुआ। आपको मैं यहाँ भी ये भी बताऊँ कि मुआहदे में ज़िक्र था कि मई के महीने तक जो तालिबान रहनुमाओं के नाम अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की जो पाबंदियों की लिस्ट है उससे निकाले जाएंगे मई तक, लेकिन वो नहीं हो सका। क्यों? बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात 10 मार्च को शुरू होने थे, वो नहीं हो सके, तो उस पर एक लिहाज से असर भी होता है। लेकिन तालिबान और अमेरिका का मुआहिदा, उस पर दोनों मुतमईन नज़र आते हैं, उसमें पेशरफ्त हुई है, और मेरे ख्याल में अब अफ़गानों पे है कि वो किस तरह अपने जो उनकी इख्तिलाफ़ात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और अब बॉल अफ़गानों के कोर्ट में है कि वो कैसे इस बात पे जो तालिबान ने जो जेस्चर दिया है उस बात पे अब कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे इस लोया जिरगा को कामयाब बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, और एक अफसोसनाक वाक़े की जानिब आपकी तवज्जो मबजूल कराते हैं। भारत में हिंदू ख़ानदान के 11 अफराद की पुरस्कार मौत सामने आई है। हिंदू ख़ानदान जो कि पाकिस्तान से हिजरत करके भारत में आबाद हो गया था। बिल्कुल जी, बीजेपी का पाकिस्तान से भारत जाकर बसने वालों को कत्ल किए जाने का खदशा। एक तरफ कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान, दूसरी जानिब मोदी का भारत। पाकिस्तान में कुदरती आफत में बिला तफरीक हिंदू बिरादरी के लोगों को रेस्क्यू किया गया। थरपारकर से ताल्लुक़ रखने वाला हिंदू ख़ानदान कुछ अर्सा पहले राजस्थान में आबाद हो गया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक हिंदू ख़ानदान ने जोधपुर के इलाके रीशो के लोटा गांव में सकूनत इख्तियार की थी, और मुकामी अफराद के मुताबिक ख़ानदान के अफराद पुरस्कार तौर पर सुबह मुर्दा हालत में पाए गए। पुलिस ने ख़ानदानी तनाज़े पर कत्ल का शुबा भी जाहिर किया है, और पूरे ख़ानदान में से सिर्फ एक फ़र्द ऐसा है जो कि महफूज रहा है। ये बिरादरी, इसको भेल बिरादरी कहते हैं। भेल बिरादरी के लोग फार्म हाउस में रिहाइश पजीर थे, और जो पुलिस हुकाम हैं जिन्होंने तफ्तीश की है वो ये कह रहे हैं कि लाशों के करीब किसी केमिकल की स्मेल फैली हुई थी। जी जनाब, और भारतीय मीडिया इस हवाले से पहले तो एक बड़ा एग्रेसिव स्टांस लेके, मेरे ख्याल में मीडिया कहना उसको मुनासिब नहीं है, भारतीय मोदिया जो है वो बड़ा एक एग्रेसिव स्टांस लेके आया कि जी पाकिस्तानी जासूसों को मार दिया गया है या पता नहीं क्या हुआ, लेकिन बाद में अब इनको पता चल रहा है कि जी वहाँ पे कोई केमिकल था, और अब ये भी नहीं पता कि क्या इनको रियासती तौर पे कत्ल किया गया है या ये लोग किसी हादसे के नतीजे में कत्ल हुए। लेकिन इस सारी तहकीकात से पहले मीडिया पहले कूद पड़ा, और उस मीडिया ने पहले से कंक्लूजन ले लिया कि जी ये लोग जो पाकिस्तान से आए थे जासूसी। अब शफात आप ये सोचे कि यहाँ पर जो अगर ये अपने ही हिंदू बिरादरी के साथ ये करते हैं तो वहाँ पे जो माइनॉरिटी में जो मुस्लिम बिरादरी है उनके साथ ही क्या सलूक करते होंगे। खैर जी, आगे बढ़ते और आपको ये भी बताएं कि आजकल और एक और अहम एक ऐसा मसला है शफात, जिसका हमने देखा है कि जी काफ़ी सोशल मीडिया पे इस हवाले से बातचीत की जा रही है। ट्विटर पे वो ट्रेंड कर रहा था, वो था कि जी एक एल्बम आ रही है सबा कमर की, और बिलाल सईद बड़े ज़बरदस्त सिंगर हैं, तो उनकी एल्बम आ रही थी, और ये जो उनकी वीडियो थी वो शूट की थी मस्जिद वजीर खान में, और कुछ मनाजिर ऐसे थे कि वो उनको मतलब उन्होंने हाथ पकड़ उनको घुमा रहे थे, तो जिसके पे काफ़ी ज़्यादा बैकलैश आया। और लाहौर की मस्जिद ये थी वजीर खान। गाने की शूटिंग के मामले पर जो सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ वो मजहबी उमूर है सईदुल हसन शाह, इनकी हिदायत पर अब मैनेजर औक़ाफ़ को जो है ये मुअत्तल कर दिया गया है। कल रात बिलाल सईद ने इस हवाले से एक अपॉलॉजी भी दी, और उन्होंने क्लैरिफाई किया कि मस्जिद में कोई गाना नहीं शूट हुआ, मस्जिद में गाना बजाया नहीं गया, कोई म्यूजिक प्ले नहीं हुआ, सिर्फ फोटो शूट हुआ है। और उस फोटो शूट के लिए पोज लेते हुए सबा कमर ने एक ट्वीट किया, जो कि बिलाल सईद ने तस्लीम किया कि जी गलती थी और गैर इरादी तौर पे थी, नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल में शायद कुछ ज्यादा एग्जैजरेट कर गए लोग इससे। और साथ में उन्होंने इसको जो पार्ट था, उन्होंने जब माफ़ी मांगी, अपोलोजाइज किया है, तो उन्होंने इस पार्ट को बताया है कि जो उनकी जो वीडियो है उसमें से ये पार्ट जो है ये निकाल दिया गया है, और साथ में माफी मांगी कि अगर किसी की मेरे ख्याल में जब ज़ाहिर है तो फिर मेरे ख्याल में बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। और इस हवाले से जो है जिस तरह से
इसको मामले को ले जाया जाए, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं जी। और चौधरी शुजात साहब मुस्लिम लीग काफ के हवाले से बताते चलें, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ जो है वो आजकल पंजाब में अपनी पॉलिटिक्स और अपने सियासी बयानात के हवाले से काफ़ी ख़बरों में। चौधरी शुजात हुसैन ने वज़ीर खान वाक़े पे अफसोस का इजहार किया है और चौधरी परवेज़ इलाही ने मस्जिद के हवाले से कहा है कि जी ये जो मुबैना तौर पर जो तौहीन की गई है इसके ज़िम्मेदारों को जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। बिल्कुल शफात, और साथ में एक चीज़ हम ये भी दरख्वास्त करेंगे कि ना सिर्फ ये एक चीज़ उन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि जो हमारे मुक़द्दस मकामात हैं, जिसमें हमारी मस्जिद है, हमारे मदरसे हैं, इनमें कोई ऐसा ना हो जो कि इस्लाम के कुरान पाक के शायान शान ना हो। तो इन तमाम तर चीज़ों पे भी सबको अपनी आवाज़ ज़रूर रेस करनी चाहिए। सिलेक्टिव हेट्रेड नहीं होनी चाहिए। सिलेक्टिव हेट्रेड जो है वो नुकसानदेह है। अगर बात है मस्जिद की तकरीम की तो उसके सभी लोगों पे लाजिम है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शफात, इतने मैंने वीकेंड पे सुहाने सपने सजाए थे कि इतने अरसे बाद क्रिकेट हो रही है, पाकिस्तान का इतने अरसे के बाद मैच हो रहा है, पाकिस्तान इतने अरसे बाद अच्छा खेल रहा है और पाकिस्तान इतने अरसे बाद दोबारा हार गया। क्या बात ये है? क्या हुआ? बस क्या कहूँ जी, एक बड़े मारूफ शायर हैं हमारे साथ मौजूद हैं, शायद हाशमी साहब, भी उनसे ज़रा बात करते हैं। वो तो दिल गिरफ्ता हो गए। मैं सुना है खून से ख़त लिख रहे हैं, वो खून से शायरी लिखी है, शायरी उन्होंने लिखी है। ज़रा उनसे बात करते हैं जी। मैच में जी पाकिस्तानी टीम का 150 रन बनाने वाला जवान सिफर पे आउट हो गया। कप्तान भी नहीं चले, बाबर आजम भी नहीं चले, कोई भी नहीं चला। और जब बॉलिंग पे बात आई तो बॉलिंग में पहले ओवर में मदिया जब प्लान होता है ना, प्लान ये होता है यार हम 3 स्लिपें खड़ी करेंगे और उसके बाद हम बॉलिंग इस तरफ कराएंगे और फिर इसी तरफ कराते रहेंगे। भाई उन्होंने 3 स्लिपें ली, एक सिंगल पड़ा, स्लिप हटा ली, उसके बाद उसने दबा के वहां पे स्निक निकाले, कोई कैच करने वाला नहीं था। शायद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शायद साहब, मसला कहाँ पे है? कप्तानी में, प्लान में, या कंसिस्टेंसी में, या कंडीशंस में? देखिए शफात, कॉम्बिनेशन है। एक तो वोक्स और बटलर आउट ऑफ द वर्ल्ड बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेल गए, ऐसी उन्होंने पार्टनरशिप जमाई। 117 पे जब 5 आउट हो गए तो बड़े बड़ों के हौसले पस्त हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने आके काउंटर अटैक किया। और वोक्स जिनका पिछले 7 टेस्ट मैचेस में एवरेज 5 रन था, उन्होंने 84 रन बना दिए। बटलर जो अपनी जगह के लिए खेल रहे थे, उन्होंने बाद में एडमिट भी किया कि मैं अपनी जगह के लिए खेल रहा था वरना मैं ड्रॉप हो जाता, उन्होंने 75 रन बना दिए। और फिर कॉम्बिनेशन का दूसरा रुख, पाकिस्तान ने अटैक कम किया। चाय के वक्फे पे जब गए तो 110 रन चाहिए थे इंग्लैंड को, लेकिन चाय के वक्फे के 40 मिनट बाद तक हमने यासिर शाह से बॉलिंग ही नहीं कराई। तो काफ़ी घबरा गए थे अजहर अली कप्तानी में और काफ़ी डिफेंसिव उनके टैक्टिक्स थे। उसकी वजह से मतलब क्या हुआ समझ में नहीं आ रही। बड़ा अच्छा खेल रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, या फिर उनको नज़र लग गई, या फिर इनकी प्लानिंग कोई सही नहीं थी अजहर अली, क्योंकि हर बंदा अजहर अली की बात कर रहा है कि उन्होंने प्लानिंग और पॉलिसी सही नहीं बनाई। देखिए, दोनों को आपको वो करना पड़ेगा, क्रेडिट टू इंग्लैंड, वोक्स और बटलर को। उन्होंने ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, उन्होंने एक चांस नहीं दिया। यानी रनआउट भी हमारे तो रिजवान और असद शफीक भागते हुए रनआउट हो गए ऐसी मुश्किल पोजीशन में। उन्होंने अपने नर्व्स को इतना कंट्रोल किया। एक्सपीरियंस होता है और मेंटल टफनेस होती है जो इंग्लैंड के प्लेयर्स में बहुत ज़्यादा है। उन्होंने एक रनआउट होने नहीं दिया, एक ऐसा गलत सिंगल नहीं लिया। और ऐसे हट के वोक्स खेल रहे थे, लेग साइड पे उन्होंने स्टांस ले रखा था और वो ऑफ साइड पे बाउंड्री मार रहे थे। और अजहर को ज़्यादा अटैक करना चाहिए था यासिर शाह के थ्रू उन्होंने अटैक नहीं किया। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना चाहिए था, खुद आ जाते बॉलिंग कराने, शान मसूद को एक ओवर दे देते, असद शफीक को एक ओवर दे देते, कुछ आउट ऑफ बॉक्स करते। डरना नहीं चाहिए कि रन्स निकल जाएंगे। जब 3 रन्स रह गए थे उस वक्त भी 2 स्लिप रखी थी, तीसरी स्लिप होती तो वो उसका वो जो शॉट था वो भी कैच था। लेकिन बस क्या करें, दिल टूट गया मैनचेस्टर। शायद मैंने सुना आपने शायरी भी शुरू कर दी है कोई। बस क्या बताएं, जब पाकिस्तान की टीम जीता हुआ मैच हार जाए तो कहते हैं कि दिल टूट गया मैनचेस्टर में, इंग्लैंड शिकस्त के मुंह से ले गया जीत लूट के मैनचेस्टर में। वाह 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 वाह। बारिश तो हो रही थी कराची में मेरे भाई, बारिश तो हो रही थी कराची में मेरी भाई, बैटिंग हमारी डूब गई मैनचेस्टर में। वाह 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 वाह, क्या मतलब खलाई शायरी। 3 दिन तक सब कुछ
3 दिन तक सब कुछ चल रहा था ठीक मेरे भाई। अच्छा जी। चौथे दिन भांडा फूट गया मैनचेस्टर। वही बड़ा जुल्म। आखिरी शेर है, 5 विकेट गिर गई तो समझे नैया पार है। 5 विकेट गिर गई तो हम समझे नैया पार है, पर वोक्स और बटलर लूट के ले गए जीत मैनचेस्टर में। वही बड़ा जुल्म। दिल टूटा मेरा मैनचेस्टर में, सपने मेरे टूटे मैनचेस्टर में। क्या कमाल आपने बात कर दी, बिल्कुल ऐसी। अच्छा शाहिद भाई, वो शादाब को हमने खिलाया था, हम 2 लेग ब्रेकर, बड़ा डिसीजन था, बड़ा उसको इंडोर्स किया था, नहीं 2 लेग ब्रेकर्स होने चाहिए, तो वो क्यों हुआ ऐसा? उसके बाद शादाब ने बॉलिंग उतनी क्यों नहीं कराई? थोड़ा ऐसा होता है अक्सर शफात के, जब आप 5 बॉलर खिला रहे होते हैं ना, तो एक बॉलर को आप अंडर बोल करते हैं, दूसरे बॉलिंग अच्छी कर रहे थे। 3 दिन तक ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। मुझसे लोगों ने बड़ी बहस की, लेकिन 3 दिन तक चाय के वक्फे पे पाकिस्तान 127 रन की लीड लिया हुआ था और 1 विकेट उसकी गिरी थी। उस एक सेशन में तीसरे दिन के आखिरी हमने 117 रन पर 7 विकेटें गिरा दी। कोई मैनेजमेंट का आदमी नहीं किया, कोई बताया नहीं उन्होंने क्या हुआ कि भाई आपने विकेटें अपने हाथ में रखनी है। चौथे दिन का भी मैच है, 5वें दिन का भी मैच है, लेकिन वो समझ रहे थे शायद तीसरे दिन ही हमें मैच खत्म करना है। असद शफीक का रनआउट मेरे हिसाब से टेस्ट मैच में किसी बैट्समैन का, जो अगला मैच है वो तो 13 अगस्त को होगा सीरीज का, तो आपको लगता है कि कुछ तब्दीली करनी चाहिए स्क्वाड में? देखिए, एक तब्दीली तो पाकिस्तान को करनी पड़ेगी, ये सोच के कि अब छठा बैट्समैन खिलाना है, और वो छठा बैट्समैन फवाद आलम होना चाहिए, इसलिए कि फवाद आलम के साथ बहुत कुछ हो गया। ये तो नहीं हो सकता ना शायद भाई, ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, ये तो नहीं हो सकता, पता नहीं क्यों, लेकिन बस ये नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकता है। अच्छा, हो सकता है। अल्लाह करे कि सही सोचें, जो साउथहैम्पटन की पिच है उसको कोशिश ये करें कि अब वापस आना है सीरीज में, इसलिए कि सेकंड टेस्ट लास्ट चांस है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच जो शुरू होने जा रहा है उसमें क्या होने जा रहा है। शफात, ये वैसे आपका कसूर है, आप जब भी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं तो आप तारीफ इस तरह से करते हैं कि आप खुद नज़र लगा देते हैं। यस, तो उन्होंने अच्छा प्ले नहीं किया तो ये आपका कसूर है, आपने इनको नज़र लगा दी थी। खैर जी, आगे लाहौर की तरफ रुख करते हैं। लाहौर में गुलकार अली ज़फ़र फाउंडेशन की शानदार समाजी खिदमत, गरीब मौसीकारों, ख्वाजा सराओं और दीगर मुस्तहिकीन में राशन के थैले भी तकसीम किए गए। अली ज़फ़र कहते हैं कि वो इंसान नहीं जिसके दिल में इंसानियत का दर्द ना हो। शहजाद मलिक ने इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं। पे हूँ अब मैं खड़ा, तो सुन ले तू मेरी दुआ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। पंजाबी कॉम्प्लेक्स में मुनक्किदा तकरीब में अली ज़फ़र फाउंडेशन की जानिब से 1000 राशन के थैले तकसीम किए गए। इस मौका पर अली ज़फ़र का कहना था कि कोरोना वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ, आइंदा कोशिश होगी कि मुस्तहिक अफराद की दहलीज तक राशन पहुँचाया जाए। अली ज़फ़र फाउंडेशन.org पे जाके आप डोनेट कर सकते हैं ताकि हमारी मदद करें कि हम और लोगों को हेल्प कर सकें, क्योंकि कोरोना अभी वबा पूरी तरह गई नहीं है। जब तक ये है हम सब लोगों को एहतियात से रहना है, SOPs के साथ रहना है और एक दूसरे की मदद करते रहना है। राशन वसूल करने वाले ख्वाजा सराओं और दीगर अफराद ने राशन मिलने पर अली ज़फ़र फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि वो मुस्तकबिल में भी उनकी मदद करते रहेंगे। ने बड़ा अच्छा काम किया है, हम बहुत खुश हैं और सारी आवाम उनसे बहुत प्यार करती है। मैं इनका बहुत इनकी मशकूर हूँ और इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तकरीब में वज़ीर आला शिकायत सेल के चेयरमैन सलमान नासिर, रुकन पंजाब असम्बली सादिया सुहेल और पंजाबी इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सुगरा सदफ ने भी शिरकत की। कैमरामैन अदनान भट्ट के साथ शहजाद मलिक, ARY न्यूज़, लाहौर। इस पूरे लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुए हैं ये वो आर्टिस्ट हैं जो कि डेली वेजेस पे काम करते थे, थिएटर्स में, किसी म्यूजिकल शोज़ में, वो लोग सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। बिल्कुल शफात, चाहे वो कैमरामैन हो, वो लाइटमैन हो, ये तमाम से लोग जो स्पॉट बॉयज़ हों, बहुत सारे म्यूजिशियंस ऐसे हैं, बिल्कुल बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट ऐसे हैं जो बैंड टू बैंड करते हैं। किसी को चाहिए होता है वो पर डे के हिसाब से कुछ उनकी उजरत तय करके उनके साथ काम करते हैं, लेकिन इस सारे मामले में अली ज़फ़र सामने आए हैं और अली ज़फ़र ने उन फनकारों का एहसास किया है, उन लोगों का जो वाकई ये मामला डिज़र्व करते हैं। और शफात, मेरे ख्याल से जो अली ज़फ़र ने जिस चीज़ का बीड़ा उठाया है, ये गवर्नमेंट को भी चीज़ देखनी चाहिए थी कि बहुत सारे जो हमारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे आसपास बहुत सारे महकमों में काम कर रहे होते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उन्होंने बहुत ज़रा सफ़र किए, बहुत सारे लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। तो हमें ख्याल करना पड़ेगा, कलेक्टिवली एक एफर्ट है जो कि हमें करनी है। जी जनाब, और ये बात जहन में रखिए, लॉकडाउन ख़त्म हो इसके मतलब नहीं कि हालात सबके सेट हो गए, बहुत सारे लोग मकरूज़ हैं, उनको टाइम लगेगा वापस आते आते। तो जनाब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और शफात अली और मेरे साथ
मौजूद हैं। मदीहा नकवी को दीजिए इजाजत। शादरी आबादरी, अल्लाह हाफिज।